कुछ को हम ऐसा मान के चल रहे हैं कि कुछ को हम एक तरीके से निर्णय के रूप में लागू, कुछ को हम एक तरीके से प्रस्ताव के रूप में आगे रख रहे हैं, जिस पे हम धीरे से अपने पे काम करेंगे, है ना। तो हम एक एक पे निर्णय लेते हैं और फाइनलाइज करते हैं कि कौन सा इसमें निर्णय लागू कर रहे हैं और कौन सा नहीं कर रहे। तो जैसे ये संबोधन था, इसमें ये था कि जो प्रतिक्षण है, मतलब शिक्षक लोग, एक ये बोला था कि शिक्षक जो हैं एक ये बात हुई थी कि सभी शिक्षक आप उस संबोधन के साथ आपस में बातचीत करेंगे नहीं करेंगे, तो इसको हम निर्णय के रूप में मान रहे हैं या इसको हम ये बोल रहे हैं कि अभी इस पे विचार करेंगे। फटाफट करते हैं इसको, इस पे आप चर्चा नहीं कर रहे हैं, हाँ या ना, है ना, ठीक है। हाँ, इसको इसके नीचे लिख लेते हैं। संबोधन में क्या होगा, है ना, भाई जी बहन जी। छोटी कक्षा में बेटा जी। नहीं, अभी शिक्षक की बात हो रही है। भाई जी व बहन जी, ठीक है। अभी हम इसको शिक्षक व विद्यार्थी, कक्षा 5 तक ना, कक्षा 5 तक, है ना, बच्चे आपस में अच्छा, ठीक है। तो इसमें ये आ जाएगा कि तीसरे में आएगा शिक्षकों द्वारा बच्चों को बेटा जी कह करके संबोधन, है ना। ये सभी कक्षाओं में कि कक्षा 5 तक, बड़े बच्चों को नहीं बोलना है बेटा जी, बोलना है ना, तो फिर पूरे उसको हो जाएगा, ठीक हो गया। नोटिस बोर्ड पे संबोधन के साथ नाम, ये तो फाइनली है ना। इसके आगे भी आप निर्णय लिख सकते हैं या फाइनल जी लिख सकते हैं, जो भी आप लिखना चाहें। कक्षा में शिक्षकों के नाम के साथ जी लिखे हों, जो है ना। संबोधन के लिए सार्थक संवाद, इसको तो मुझे लगता है ये मतलब ये प्रस्ताव के रूप में ही है, शिक्षक इसको करें। दो तरीके से अपना तय किया। हाँ, छोटी कक्षाओं में, हाँ हाँ, ठीक है, छोटी कक्षा 5 तक, है ना, ठीक है। तो कक्षा 6 से ऊपर, है ना, स्वेच्छा, स्वेच्छा, ठीक हो गया। फिर हो गया प्राथमिक कक्षाओं में संबोधन थीम पर कक्षा संचालन। ये बाहर से प्रस्ताव आया था, कैसा करें, क्या मतलब
शुरू के 1 महीने में मतलब संबोधन पे ही सारा कार्यक्रम हो, मतलब संबोधन को लेकर के, तो ये इसको एक तरीके से प्रस्ताव के रूप में रखा जाए। और जिसने भी ये किसने दिया था ये प्रस्ताव? आपने दिया था ना। आप थोड़ा सा बोलेंगे दोबारा उसको? माइक किधर है? अच्छा, हाँ, तो ऐसा बताया था कि जब संबोधन हम करते हैं तो ऐसा करते हैं कि 1 या 2 महीने संबोधन ऐसी थीम रखी है, तो एक कक्षा 1 से 5 तक तो संबोधन पे ही बात चर्चा हुई। कोई भी हम संवाद करते हैं तो भी संबोधन पे ही बात करें, ऐसी थीम रखें, इस तरह बात किया। हाँ ठीक है। तो संबोधन खत्म हो जाए इसके बाद रखते हैं तो संबोधन प्लस सहयोग, तो संबोधन तो रखना ही है और बाद में सहयोग भी रखना है, ऐसी थीम। हाँ ठीक है, तो इसको फिलहाल प्रस्ताव में रखा जाए, है ना? और ये वाला लाइन को तो मिटा ही सकते हैं, ये तो वापस मतलब आ गया ना ये। ये कक्षा 5 वाला संबोधन पे काम प्रारंभ, तो ऊपर हमने लिख ही दिया, इसको डिलीट मार सकते हैं। फिर कक्षा 6 से आगे संबोधन पर प्रस्ताव में आगे बढ़ना, लेकिन शिक्षक अनिवार्य रूप से, ये भी ऊपर वाले भाग में पूरा हो गया। हाँ ये ऊपर आ गया। ये कक्षा 6 से जो स्वेच्छा पे बात आ रही थी। अच्छा, ये भी आई गया ऊपर। नहीं, ये नीचे वाला हाँ, ये था कि संबोधन के भाव को स्थापित करने के लिए गतिविधियां, तो ये शिक्षक इसे अपने स्तर पे करें, है ना? ये तो इन लोगों के उसमें था, तो ये एक प्रकार से इसके आगे लिख दीजिए, मतलब ये ठीक है। ये डिसीजन बाकी रह गया था, संवाद हैं? हैं? संबोधन पे संवाद, ये ऊपर है ना कहीं? ये सार्थक संवाद हो गया, ऊपर 6 से 8, 9, 10 के लिए भी सार्थक कौन संवाद। लेगा इसका रिस्पॉन्सिबिलिटी? कौन लेगा? कौन लिखेगा संवाद? और ये जो 2 महीने की थीम है, जो थीम हम अपनाना चाह रहे हैं, तो थीम में हम क्या करेंगे, किस तरह से हम क्या क्या करेंगे? अच्छा, हाँ ये बात तो हुई थी ना कि 6, 7 और 8, 9, 10 के लिए हम सार्थक संवाद लिखें कि फाइनली हम क्या चर्चा करेंगे। तो कोई लोग आए आगे, इसको बताएं कि कौन करेगा इसको। इसमें क्या है? मतलब जैसे छोटे बच्चों के लिए वो अभिभावक विद्यालय में एक सार्थक संवाद है, क्यों? तो ऐसे ही हम मान रहे हैं कि 6 से 8, 10 में कुछ संवाद लिखे जाए, तो कम से कम शुरुआत हो, तो फिर उस पे वो ये ना समझे कि वो अकेले हैं। हाँ, पर कोई एक व्यक्ति या 2 व्यक्ति का ग्रुप इसको लीड ले सकता है, बाकी लोग सपोर्ट में आएंगे, कम से कम दो है ना? व्यक्ति। हाँ, बताइए कौन कौन है, कौन कौन सोच रहा है ऐसा करने की? क्योंकि ये हमारी लेखन शैली भी बढ़ाएगा ना। इसमें भैया ऐसा कि ये जो सार्थक समाज कार्य हो रहा है, हाँ वो जो टीचर्स डायरी लिख रहा है,
हाँ हाँ उसमें ही शामिल करना। अगर किसी का ऐसा कुछ एक्सपीरियंस होता है तो टीचर डायरी में सार्थक संवाद करके वो लिख दो। तो अलग से कोई मतलब टीचर जी अच्छा। ना करना पड़े या फिर कोई उसे उसे एक अलग टास्क ना माने। हाँ ये भी ठीक है। टीचर डायरी हर महीने एक एक्सपीरियंस तो टीचर लिखता है ना फिर हम्म, मैं इसमें सिर्फ मैं यहाँ पे नोट लिख देता हूँ। ये सभी टीचर है वो अपने टीचर डायरी में आवश्यकता अनुसार है वो सार्थक संवाद अगर कुछ होता है तो उसको लिख दे। तो अलग से आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। जो इंसिडेंट्स हो रहे ये तो बताया सबको नए टीचर्स के अलावा पुराने टीचर्स को सभी डायरी लिखी रहे ऑनलाइन गूगल ड्राइव गूगल डॉक्स उसका ही पार्ट है। जो आप इंसिडेंट्स लिख रहे हैं उसमें आपको कभी भी मान लो ऐसा कुछ क्लिक हो रहा है कि ऐसा तो नहीं है कि सोचने बैठेंगे और तुरंत आ जाएगा। आपको एक्सपीरियंस मान लो कुछ हो रहा है ऐसा एक्सपीरियंस आप इसको टीचर डायरी में लिख सकते हो और वहाँ पे आपको सिर्फ अलग से वो नोट लिख डालना है कि मैं सार्थक संवाद के रूप में लिख रहा हूँ। अभी अनावश्यक है वो इसको ज्यादा ठीक है ठीक। तो नोट लिख दीजिए उसमें, है ना, ये डायरी का पार्ट हो जाएगा। हाँ, और ये जो संबोधन के भाव को स्थापित करने के लिए गतिविधियां हैं, बेसिकली ये तो कक्षा 5 तक आएगा इसमें। ये जो गतिविधियां हैं नीचे संबोधन के भाव, ये बेसिकली कक्षा 5 तक का मामला है। तो इसके लिए अभी और भी गतिविधियां सोचेंगे। ऐसा इस पे कर सकते हैं। एक आज है ना आपको डॉक्यूमेंट तैयार थे जाए तो माहिती डॉक्यूमेंट से भाई आपको स्कूल के जो विभाग है उसमें से आप मतलब उनको भेज या ग्रुप में रख देता हूँ। तो आप में से ये को पूरा है गुजराती ट्रांसलेट करके आप गुजराती वर्जन के अपने अपने क्लास में। अभी ये सहयोग वाले को हटा दीजिए, मतलब इसमें कुछ तब तक कुछ बात नहीं करनी। अभी अभी कक्षा 6 से ऊपर संवाद प्रधान अनुशासन, ये भी स्वेच्छा पूर्वक ही है, मतलब ये अभी उसको ऑर्डर नहीं दे रहे। सॉरी क्या बोलते हैं, हाँ इसको बताइए, इसको अपन निर्णय पूर्वक करेंगे तो फिर इसकी मॉनिटरिंग कैसे होगी। मतलब हम वही जो हमने बात की थी कि छठी के ऊपर हम जो भी अनुशासन उनके ऊपर लागू कर रहे हैं उसको लेकर के उनके साथ चर्चा, ये जिम्मेदारी है तो क्लास टीचर की हो कि हर एक कक्षा शिक्षक अपने बच्चों अपनी क्लास में ही चर्चा करेगी स्कूल के नियमों को लेकर के, है ना, यूनिफॉर्म हो गया और आपका क्लास में खड़े होना हो गया, है ना, या हम हफ्ते में एक दिन उनको विदाउट यूनिफॉर्म बुला रहे हैं। क्लास टीचर के बजाय जेएमएस को दे रहे हैं। अच्छा, तो अलग से समय भी मिलेगा जेएमएस क्लास के रूप में। हाँ हाँ, और तो ज्यादा अच्छे तरीके से तो इसको अभी हम निर्णय में ले रहे हैं कि ये अभी हम स्वेच्छा पूर्वक बोले। बाकी लोग बताएं कौन कौन है यहाँ पे क्लास शिक्षक 5 से ऊपर 6 1 2 3 4 5, तो आप लोग बताएं। मतलब ये तो क्लास टीचर हो गए और जीएमएस शिक्षक तो यहाँ पर है ही, जो 5 से ऊपर कौन कौन ले रहा है। 5 3 लोग होंगे ना, 6 7 8 में 3 लोग हैं, तो 9 10 में तो जीएमएस वाले नहीं है, तो वहां तो क्लास टीचर ही हो गया और बाकी जगह जेएमएस के टीचर हो गए।
तो कक्षा 6 से 8 में है ना जीएमएस शिक्षक हो गया। नीचे वाला भैया, नीचे वाला। ये पकड़ में आ गया। मतलब बाकी शिक्षक भी करें है ना, पर जीएमएस शिक्षक के ऊपर एक प्रकार से लीड लेने की बारी आ रही है, क्योंकि आपकी क्लास में बात करने का एक मतलब वातावरण तो है। और 9-10 में क्लास टीचर्स, ठीक होगी। इसको भी आप ऊपर निर्णय लिख दीजिए फिर। ठीक है, और नीचे ये हो गया आपका जो चर्चा चली थी, इसको तो हम निर्णय में ही मानेंगे ना कि भाई जो आज्ञा पालन पे जो इतनी सारी बात हुई थी, तो बेसिकली वहां नियमित तौर पे इसको करना, जो भी हम ध्यानाकर्षण करा रहे हैं है ना, बोल कर 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 ये जो है। ठीक है, आगे चले। हाँ, ये भी इसको किया जाए। इसको भी, और ये भी निर्णय है नीचे वाला भी। निश्चित सांकेतिक गतिविधि दोनों के लिए, तो इसका डिसीजन हो गया कि कौन कौन सी हो, या इसको मतलब आप तय कर लें, मतलब निर्णय तो है ही, पर अगले 1-2 दिन में आप तय कर लें कुछ, है लगभग हो गया। ठीक है, कक्षा 5 तक शुरू है। हाँ भैया वो सार्थक संवाद वाली बात थी ना, 6 से 8 में संबोधन, तो इसमें धवल भाई, शिल्पा बहन और मैं बच्चों के साथ एक छोटा वर्कशॉप कर सकते हैं। उसका पीपीटी या संबोधन क्या है? हाँ बिल्कुल कर ही सकते हैं, कर ही सकते हैं। वो तो 9 संबोधन पे टीचर डायरी तो भी लगती रहेगी। टीचर डायरी नहीं, उसके अलावा बात थी ना पहले भाई वर्कशॉप जो भी यूज बाળકો સાથે સદી ઉપરના બાળકો, मतलब संबोधन पे उनके लिए एक वर्कशॉप। એટલે આપણે એક વાત થઈ કે બાળકનું ડાયરેક્ટ આપણે કહી દઈએ કે સંબોધન ભાઈથી બહેનથી કહેવાનું છે, પણ એ શા માટે કહેવાનું છે અને શું છે સંબોધન શા માટે, તો એના પર થોડું 2 કલાક 2 થી 3 કલાક સેશન હતો, બધા બાળકો 6-7 આપણે ભેગા કરી અમે 3 જણા જીએમએસ લઈએ તો એના પર થોડી ચર્ચા કરીએ 6-7-8 હા, અને એના પછી એ પ્રસ્તાવ મૂકીએ બાળકો જોડે। આમાં તો 6 થી 10 ની વાત છે। હા, 6 થી 10 વાળા 6 થી 10 બધા हाँ, भले ही 2 ग्रुप में बैठाएं, हाँ, मतलब भले उनको 2 ग्रुप में बनाएं। तो इसके नीचे लिख सकते हैं कौन से ધવલ ભાઈ धवल भाई जी हो गए, भाई जी भाई जी नहीं। हेमेंद्र भाई, ભાઈજી और शिल्पा बहन जी। चलो उसको मैं ठीक करूँ। वर्कशॉप ठीक है।
बढ़िया। डायरी वालों से અત્યારે તો गाड़ी हाँ डायरी वाला तो खैर रहेगा ही वो साथ बाकी लोगों से હા આ છે એમાં લખોલ લખી શકે એવું ઇન્સિડન્ટ બને ઘટના બને તો એટલા માટે તો સ્વેચ્છા हाँ इसको स्वेच्छा पूर्वक ही इसको अलग से बुलेट ठीक है यहाँ पे ये हाँ यहाँ ज्ञान खींचने और प्रोत्साहन के लिए निश्चित सामने उसमें ज्ञान खींचने के लिए क्या और प्रोत्साहन के लिए कक्षा 5 तक क्या हुए हाँ So maybe they बोलो तो Hands up, hands up. चौथी આગળ પોતા stand up and smile. Silent. સાયલેન્સ બરાબર બીજું કઈ પ્રોત્સાહન માટે Silence. standing Standing silently, smile. પરિણામ બાકી અઠવાડિયા સુધી ભૂલાઈ જાય તો બીજી વધારે Silently. With smile. પ્રોત્સાહન માટે क्या तय हुआ સાથે 10 વર્ષ हाँ प्रोत्साहन वगैरह सभी के लिए एक तय कर सकते हैं सभी के लिए एक तय कर सकते हैं હા પૂછવા માટે કોઈ મહેમાનનું સ્વાગત કરીએ છીએ અથવા કોઈ ગિફ્ટ આપીએ છીએ તો ઠીક કરવું सर आवासन की प्रोत्साहन तारीख प्राण हम 3 जो तारीख ले रहे हैं प्रोत्साहन के लिए और फिर कोई खेच रहा है तो अभी मतलब कुछ अलग करवाने की बोली तो वो पहले फिक्स कर लेंगे તો એવું ક્ષમતા તમે આપણે જ્યારે વિચાર ગેસ્ટ વાળું હોય ને એમાં ઘણીવાર થોડુંક પ્રાસંગિક આપણે નિર્ણય લેવો પડે તો એ થોડુંક લૂઝ જ રાખીએ અત્યારે ફિક્સ કરવાની જરૂર નથી. એમાં વોર્ડમાં આપણે ધારો કે નોર્મલી તાળી પાડતા હોય ને હા ભાઈ એમાં યુનિક થઈ જાય છે ધારો કે પેલે 3 તાળી પાડી કોઈ તાળી પાડી બાર તાળી પાડે એટલે પછી પેટર્ન જેવું લાગે જો નેચરલી જે તાળી પાડતા હોય ને તો એ જ રાખે એને કોઈ આપણે ઇનામ આપીએ છીએ અથવા કોઈ ગિફ્ટ આવે છે तेरी बात मत करता जरा मेहमान आ भी रहा है आवाज ताली वागता એ ત્યારે પણ અથવા કોઈ ઇનામ આપીએ છીએ ત્યારે કોઈ કોઈ આપણે કોઈ ઇનામ આપતા હોય કોઈ ગિફ્ટનું સ્વાગત કરતા હોય ત્યારે આપણે એક જ હોવું જોઈએ સ્કૂલમાં એ તો normal આપણે નોર્મલ તાળી જે આપણે કહેતા હોય તાળીઓના ગણગાટથી બજાવી લો તો ફટાફટ એ તાળી પાડતા હોય ને એમાં એવું નહીં કે પેટની અલગ અલગ તાળી ના એક ત્રણ તાળીમાં સેટ નથી હા એમ નેચરલી નેચરલી બરોબર એમાં કઈ કરવાનું तो हमारे 3 तारीख प्रोत्साहन 3 તારીખ કેમ પડે આવું ક્યાં સ્નેહ ત્રણ ત્રણ તારીખ
પ્રવચન આપતા હોય અને પછી કોઈ એવું માહોલ આવે કે જેમાં તાળી પ્રમાણ થાય તો એમાં લોંગ ટર્મ થઈ જાય એટલે પછી ગેસ્ટને એવું થાય કે ભાઈ આ કેવું ચાલે આવે એના કરતી નેચરલી એટલા માટે જ આ જે છે ને એ આપણે ક્લાસરૂમમાં જ રાખવું. ગેસ્ટ વાળું તેમાં છે ને સૂત્ર જે થાય છે એ બરોબર. સર પ્રોત્સાહન માટે આપણે બધા જેવું પણ કરી શકીએ ખાલી ક્લેપ એટલે તો તાળીઓ પાડી અને એ આપણે ક્લાસમાં જે રીતે પઢાવી એ રીતે પઢાઈ શકીએ છીએ અને અથવા જરૂરી વસ્તુ પેન્સિલ રબર જે આપવાની ઈચ્છા હોય ગમે તે આપણે પ્રોત્સાહન આપી શકીએ. એટલે આપણે ટીચર તરીકે આપણે આપીએ એવું કે છોકરાઓને આપણે એટલે પ્રોત્સાહન મને એ જ આવે ને તાળીઓનું પ્રોત્સાહન આપણે ખાલી તાળી આપી શકાય એવું નહીં કે 3 તાળી છે પણ આપણે ક્લાસમાં ગમે તે તાળી એટલે પાડી હું એમ કહું છું, મને આ થોડા સેટ નથી થતું. એટલે બેન એમાં એવું થાય ક્લાસમાં તમે 3 ની બાળકોને ટીમ પાડી હોય પછી બધા સમૂહમાં બેઠા હોય ઘણી બારી કુદી मुझे लगता है પ્રોત્સાહન ક્વેશ્ચન આવ્યું કે ત્યાં ફિટ મારું નથી ને અરે ફાઇનલ इसमें हमको ये भी ध्यान रखना होगा कि जब ताली बजवाएंगे वो कभी कभार ही होगा जब सामूहिक रूप से आप कुछ पूछ रहे हैं, पर प्रोत्साहन तो और भी मान लीजिए उसने बुक में कुछ बहुत बढ़िया काम किया है तो उसमें क्या दोगे वो भी आपको तय करना पड़ेगा, है ना। वो फिर हर शिक्षक का अपना एक तरीका हो सकता है, पर प्रोत्साहन केवल ताली बजा के ही नहीं होगा। ये तो तब है जब हम सामूहिक रूप से कोई गतिविधि करा रहे हैं, किसी ने कोई सवाल बढ़िया पूछ दिया या किसी ने कुछ कर दिया, पर उस बाकी प्रोत्साहन पे भी सोचते रहा जाए कि मतलब कितने तरीके से हम बच्चों को प्रोत्साहित कर सकते हैं, है ना। इसको भी मतलब ध्यान देने जाएंगे तो प्रोत्साहन ही अपने आप में एक ऐसा सब्जेक्ट है जिस पर 2 घंटे चर्चा कर सकते हैं, कितने तरीके से बच्चों के साथ काम किया जा सकता है ना? जैसे हमने लाइब्रेरी का उद्घाटन उन बच्चों से करवाया था जो बच्चे ज्यादा किताब पढ़ते हैं, है ना, तो ये भी एक प्रोत्साहन है। जब लाइब्रेरी का उद्घाटन कराया था या प्रदर्शनी का, तो कहाँ किस बच्चे का प्रोत्साहन होना है ना। कोई बच्चा बहुत साफ सुथरे ढंग से आता है, जैसे आज ही मुझे अखिलेश जी से उनके स्कूल की गतिविधि पता चली, मुझे बहुत अच्छी लगी, बल्कि मुझे अभी याद आ गया तो चर्चा कर लेता हूँ। आप लोग अपने स्कूल में हर महीने एक दिन जन्मोत्सव मनाते हैं, मतलब उस महीने जितने बच्चों का जन्मोत्सव है तो एक दिन उसको उत्सव मनाते हैं। उस दिन उन बच्चों के माँ बाप को बुलाया जाता है, तो एक प्रकार से वो पीटीएम भी होती है। और उसमें से किन्हीं 3 माता पिताओं को उनकी क्या पैरामीटर से सर, वो एक तो जिसकी अटेंडेंस जिसकी सबसे बढ़िया बेस्ट अटेंडेंस, बेस्ट वो ये क्या बोलते हैं ड्रेस, साफ सफाई वगैरह, और तीसरा क्या था जिसका मतलब जिसके घर में पढ़ने में उसको मदद मिल रही है, जिसके माँ बाप उसकी पढ़ाई में या तमाम तरह की चीजों में मदद, ऐसे 3 माँ बाप को उसमें से रिकॉग्नाइज करना, तो ये भी प्रोत्साहन के हिस्से हैं। तो अभी हम करें नहीं करें, पर हमारे पास ऐसे लिस्ट रहे कि कितने प्रकार से प्रोत्साहन कर सकते हैं। हाँ, तो पर हमारे पास लिस्ट तो है, हमारे पास वो लिस्ट तो बने, हमारे पास वो सारी सूचनाएं रहेगी कितने प्रकार से हो सकता है। इसमें ये मैं बॉस अभी पूरा एक्टिविटीज में किया, इसने क्या सोच के अगर उसमें वो तो इसको ठीक से फिर लिख पाए इसलिए या फिर ये तो પેલા ધ્યાન ખીચવા માટે એટલે કે તાળી પાડવાની તાળી ઉપર પ્રોત્સાહન ठीक है, शिक्षक के कक्षा प्रवेश का समय अभिवादन। नमस्ते शिक्षिका शिक्षक जी का प्रेम। हाँ ये तो आप यहाँ सुधीની વાત કરી, આપણે 10 સુધી हाँ भाई ये तो मैंने कुछ तो
क्लास अप हो गया। हाँ 8 तक ही है। इसको बाकी मैं फाइनल करके मैं भेज दूंगा। ये सबको हटा दे। ठीक हो गया। फाइनल કરી રાજેશભાઈ આ છે આપણા કોમ્પ્યુટર છે બધાએ છે કમ્બાઈન્ડ વિભાગમાં છે આમાં પોતપોતાના ક્લાસમાં 5 કલાક ફાઇનલ થાય ત્યાં લગાડવાનું ગુજરાતી કરીને લગાડવાનું એ આપણે ठीक, चलिए तो बढ़िया हो गया, बधाई सबको। हम लोग कुछ निर्णय पे पहुंचे। વિચારવાનું પછી ગેસ્ટ આવવાના ને એટલે આપણું જે તબલાવાળા બાળકોને આવી શીખડાય ગાયત્રી પાડવાની એટલે પછી નેચરલી પાડવાની થાય તો એ બાળકો એ રીતે પાડે એટલે વચ્ચે એટલા માટે पर कई बार इसमें क्या होता है ना, जिन चीजों को हम बहुत कई बार ध्यान नहीं देते, पर ये चीजें बहुत, जैसे प्रोत्साहन पे अभी हम बहुत सोचे नहीं है जैसे, या मतलब इस पे कभी वर्कशॉप नहीं होती, लेकिन आप देखेंगे प्रोत्साहन बहुत काम की चीज है किसी को भी इनकरेज करने के लिए, है ना। वो औपचारिक भी होता है, अनौपचारिक भी होता है, पर अगर हम अपने अंदर वो ध्यान रखते हैं तो बच्चे को अगर आप ठीक जगह पे प्रोत्साहित कर पाए, है ना, खेलते हुए कूदते हुए क्लास में पढ़ते हुए, तो कई कब बच्चा उससे इनकरेज होता है आपको पता भी नहीं चलेगा। चलिए, तो एक गतिविधि खत्म हुई, दूसरी शुरू करते हैं। तो मैं अखिलेश जी को आमंत्रित करता हूं कि वो आए और आप उधर, और मैं इसको थोड़ा सा अलग ढंग से, ये साक्षात्कार तरह का वो होगा, ये एक मतलब ये व्याख्यान जैसा नहीं है, और ये भी हम लोगों के लिए एक, कभी कभी मुझे लगता है बच्चों के आगे इसको भी क्लास में करना चाहिए, है ना। आपको माइक, हाँ ये भी पकड़ा दीजिए और माइक भी दे दीजिएगा। चलिए, थैंक यू। तो ये वाला दे दो उनको, आप ये वाला दे दो। नहीं, ये दे दीजिए, कोई बात नहीं। जब मूवमेंट नहीं करना है तो फिर ये ठीक ठीक, और हाथों का एक्शन वगैरह करना है तो फिर वो ठीक है। ना हाथों का एक्शन तो कुछ नहीं करना है। हाँ, हेलो, ठीक है। तो मैं ये कह रहा था कि ये हमारी हैबिट होने की जरूरत है कि जब अब बच्चे और बड़ों में ज्यादा अंतर नहीं है, शरीर का ही ज्यादा अंतर है, मैं ऐसा देखता हूँ। तो वो अगर बड़ों को भी इनवाइट किया जा रहा है तो एक बार ताली बजा देनी चाहिए, इसलिए मैंने आप लोगों से कहा कि बजा दीजिए ताकि मुझे भी प्रोत्साहन मिले, है ना। तो ठीक बात, बहुत बढ़िया। और इंट्रोडक्शन तो काफी हो गया है ना मेरा, फिर भी मैं चाहूंगा कि आप एक छोटी सी अपनी जर्नी का एक छोटा सा चलिए हिस्सा, है ना। तो लाइफ स्टार्ट हुई मेरे नेटिव विलेज से, गांव में एक छोटा सा गांव है उत्तर प्रदेश में, चक्का बांध। हाँ, माइक को ठीक कर लेता हूँ। एक छोटा सा गांव है गंगा जी के घाट पर, और वहाँ मेरा जन्म हुआ, और 5th तक की एजुकेशन मेरी अपने गांव में हुई, गवर्नमेंट स्कूल में। पिताजी आर्मी में थे, तो उसके बाद हम मूव कर गए उनके साथ और रांची चले गए। थोड़ी सी एजुकेशन रांची में स्टार्ट हुई, उसके बाद हमारे प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी की हत्या होने के बाद वो सारा डिस्टर्ब हो गया, स्कूल्स वगैरह क्लोज हो गए। उसके बाद हम अम्बाला चले गए, 3 साल अम्बाला में स्टडी की, 6th 7th 8th। उसके बाद तेजपुर आसाम में 9th 10th कंप्लीट किया, और बेंगलोर में 11th 12th कंप्लीट किया। बेंगलोर यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन स्टार्ट की, लेकिन हाफ ग्रेजुएशन करके आर्मी ज्वाइन कर ली।
पिताजी की भी इच्छा थी और मुझे भी लग रहा था कि कब तक बोझ बना रहूंगा, चलो कुछ कर लेते हैं। तो इसी में चल रहे थे। 17 साल 17 ईयर्स आर्मी में जॉब किया। 2010 में रिटायर हुआ। रिटायरमेंट के बाद लकीली मैं बहुत भाग्यशाली आदमी हूँ, आर्मी में रहते रहते मैंने अपना ग्रेजुएशन, पीजी और बीएड कंप्लीट कर लिया था। और बाहर आते ही गवर्नमेंट को भी मेरा इंतजार था, तो उन्होंने मेरे आते ही फिर सीटेट इंट्रोड्यूस किया। फर्स्ट सीटेट, फर्स्ट यूपी टेट। ये फर्स्ट वाले जो होते हैं ना, बड़े इजी होते हैं, तो मैं आराम से क्लियर कर गया, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद यूपी में एक और परंपरा है जो बहुत अच्छी है, मेरे लिए काफ़ी अच्छी रही है, कि जॉब वैकेंसी निकलने के बाद, सिलेक्शन होने के बाद, अपॉइंटमेंट से पहले वो कोर्ट में चला जाता है। फिर उस पर 2-4-5 साल डिसीजन लेने में लगते हैं। तो ये अच्छा क्यों है, मैं ये बताता हूँ। आप बोलेंगे इतना वेट करना पड़ता है, तो है ना, लॉस होता है, 4-5 साल वो सैलरी नहीं मिली जो मिलनी चाहिए थी। पर फायदा क्या हुआ कि मैं उसकी वजह से प्राइवेट स्कूल में गया। एक्चुअली टीचिंग का जो सुख है वो प्राइवेट स्कूल में, पैसे का जो सुख है वो गवर्नमेंट स्कूल में। ये थोड़ा सा अलग अलग, ठीक। तो हाँ, मैं प्राइवेट स्कूल में गया और वहां पर सबसे बड़ी घटना जो हुई, बाकी तो घटना बहुत कुछ, वो स्कूल भी ऐसा ही था, वर्कशॉप बीच बीच में चलते रहते थे। तो राजेश सर को स्कूल ने वर्कशॉप के लिए बुलाया हिंदी लैंग्वेज पे, और वहाँ मेरी इनसे मुलाकात हुई। और उसके बाद फिर ये सिलसिला मिलने का शुरू हुआ। जब मैं वहाँ से चला गया अपने गांव, तो इत्तेफाक से सर भी बिहार में जाते थे और वो हमारे स्टेशन से ही गुजरते थे। तो मैंने रिक्वेस्ट किया कि हमारे यहाँ आए, और इन्होंने आना शुरू किया। तो इनके व्यवहार से जैसा मैं इम्प्रेस हुआ, और जो मुझे लगा और मेरे फैमिली को भी लगा कि कोई बढ़िया आदमी, तो ये सिलसिला चलने की वजह से, इनकी अप्रोच से मैं पहली बार 2019 में जीवन विद्या शिविर करने गया परिवार के साथ। और उसके बाद फिर मुझे ये शिविर जिस तरह से टच किया, तो कंटिन्यूएशन में फिर मैं अध्ययन बिंदु शिविर के लिए यहाँ निकोरा भरूच सर के साथ आया। मुझे लगा कि इसको पूरा ही सुन लेते हैं। तो इस दर्शन को समझने में बहुत सारी चीज़ों पर जो हम करते आए हैं, हमारा बहुत ध्यान उस पर रहता नहीं है। मतलब मेरा ध्यान कभी इस बात पे नहीं आया कि मुझे किसी चीज़ को सीखने में टाइम लगा है। मुझे तो आज सोचता हूँ तो मुझे लगता है मैंने फट से सीख लिया। पर दर्शन में जाने के बाद इस पर ध्यान गया कि नहीं, प्रोसेस है, टाइम लगता है। वो इसलिए बोल रहे हैं जल्दी सीख, क्योंकि वो सीख भी जाते हैं बाकी चीज़ों में। आप तिब्बतन लैंग्वेज के एक्सपर्ट, क्योंकि फौज ने जो है, फौज के अलग अलग भाषा सिखाने के वो होते हैं, तो आपने तिब्बतन लैंग्वेज को सीखा है और उसकी ड्राइंग को सीखा है, और बहुत जल्दी चीज़ों को सीखने में मैंने देखा है, इसलिए बोल रहे हैं कि वो बहुत जल्दी सीख जाते हैं चीज़ों। नहीं, ऐसा भ्रम भी रहता है कभी कभी, है ना। नहीं, मतलब जब हम बच्चों के साथ काम करते हैं ना, तो एक जल्दी में रहते हैं कि ये जल्दी सीख ले। मैंने आज सिखाया और कल ये मुझे बता दे, कल आउटपुट आ जाए। ये इसलिए भी रहता है क्योंकि हमें वो याद नहीं रहता कि हमने कितना टाइम लिया था सीखने में। तो विद्या की रोशनी में उस पर ध्यान गया कि हाँ, वो एक प्रोसेस है और टाइम लगता है। तो इस पर भी ध्यान गया कि जिस चीज़ को मैंने अभी 2019 में सीखना शुरू किया है, इसको सेटल होने के लिए क्या करना पड़ेगा। तो फिर मैंने इसको कंटिन्यू सुनना शुरू किया। मेरे घर से मेरे स्कूल की जो दूरी है वो अराउंड 20 किलोमीटर है, 1 घंटा लगता है जाने में। सड़कें बहुत अच्छी नहीं है, तो उसका फ़ायदा मुझे होता है। अच्छी सड़कें नहीं है तो बहुत स्पीड नहीं है, बहुत ट्रैफिक नहीं है, तो आराम से ईयरफोन कान में लगाकर और शिविर लगा के सुनते हुए चले जाते। जितनी भी ऑड चीजें हैं उसके बेनिफिट्स बता रहा हूँ मैं आपको। अच्छी चीजों के बेनिफिट्स तो आपको पता लग ही जाएंगे। तो ऑड चीजों के, रास्ता ठीक ना होने का क्या बेनिफिट है, तो ट्रैफिक ज्यादा नहीं है और एक्सीडेंट के चांसेस कम होते हैं। बहुत अच्छे रास्तों पर बहुत सीवियर एक्सीडेंट होते हैं, ये आपको पता ही है ना। नेचुरल, जहाँ हम लेस कॉन्शियस होते हैं वहाँ एक्सीडेंट्स होते हैं। फॉरेन लैंग्वेज कोर्स का भी
जैसे इन्होंने मुझसे कहा कि शिविर में आ जाओ, मैं चला गया। ऐसे ही किसी ने मुझे एक फॉर्म दिया और बोला इसको पढ़ लो और देख लो क्या है। तो उस फॉर्म को मैंने पढ़ा तो उस पर हेडिंग थी फॉरेन वॉलंटियर्स फॉर फॉरेन लैंग्वेज कोर्स। तो मैंने ऐसे ही भर दिया, भरकर कंपनी कमांडर को दे दिया, उन्होंने उसको सैंक्शन कर दिया, वो चला गया और मुझे फॉरेन लैंग्वेज कोर्स के लिए 1.5 ईयर्स के लिए पचमढ़ी जाना पड़ा। पचमढ़ी सुना आप लोग? बहुत खूबसूरत जगह। कितने लोगों ने सुना है पचमढ़ी? आपने सुना है? हिल स्टेशन है और मध्य प्रदेश में जबलपुर और इटारसी के बीच में एक स्टेशन है पिपरिया। पिपरिया रेलवे स्टेशन से लगभग 1-2 घंटे का बस की जर्नी है हिल पर। बहुत खूबसूरत प्लेस है। वहाँ आर्मी एजुकेशन कोर का ट्रेनिंग सेंटर है। वहाँ लैंग्वेज कोर्सेज कराए जाते हैं, वहाँ बैंड के कोर्सेज कराए जा सकते हैं। ये जितने भी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट हैं इसके 2-2, 3-3 साल के कोर्सेज होते हैं वहाँ पर। तो वहाँ मुझे डिप्लोमा इन टिबेटन लैंग्वेज करने का मौका मिला। तो ऐसा नहीं कि मैं सब कुछ जल्दी सीख लेता हूँ, लेकिन लैंग्वेज में जल्दी सीख लेता हूँ। लैंग्वेज वाले पार्ट में थोड़ा सा है और टेक्निकल पार्ट में भी थोड़ा सा है। कुछ तोड़ फोड़ करनी हो तो जल्दी कर लेता हूँ। खोल दूंगा कोई भी नई मशीन हो, जोड़ नहीं पाऊंगा अलग बात है, पर वो खोलने के मामले में थोड़ा सा एक्सपर्ट। हेलो, इसको देखिए जी। तो 2016 में मैंने गवर्नमेंट जॉब ज्वाइन किया। 4-5 साल प्राइवेट स्कूल में जॉब करने के बाद, और प्राइवेट स्कूल में लर्निंग बहुत अच्छी होती है। टाइम टू टाइम एक वर्कशॉप्स होती थी, तो कुछ ना कुछ नया सीखते रहते थे। जब मैं गवर्नमेंट जॉब में आया तो एक तो आर्मी वाला माइंडसेट, उसके बाद प्राइवेट स्कूल में जो कम एटलीस्ट प्राइवेट स्कूल में पंक्चुअलिटी रहती है, टाइम बाउंड होते हैं, टीचर्स गिरते पड़ते पहुंचे लेकिन टाइम पे पहुंचते हैं, है ना। यहाँ आया तो एकदम शॉक हो गया। यहाँ लोगों को लगता था कि अब गवर्नमेंट जॉब मिल गई है ना, जाओ या न जाओ, कभी भी जाओ, सैलरी तो आ रही है। अब इससे मैं बहुत फ्रस्ट्रेटेड होता, बहुत परेशान। और वो फ्रस्ट्रेशन जो है वो, उसका एक नेगेटिव पार्ट ये होता था कि मैं कर सकता हूँ वो भी नहीं कर पाता, है ना। मेरी अपनी डिलीवरी भी उससे प्रभावित होती थी। तो जब ये विद्या मिली तो वहां से मुझे लगा कि एक नई चीज मिली है, एटलीस्ट अपने पे काम करने की जरूरत है। इनका तो मैं कुछ नहीं कर सकता पर कम से कम मैं जो कर रहा हूँ वो तो प्रभावित ना हो, उसको तो मैं ठीक से डिलीवर कर पाऊँ। तो वहां से फिर मैंने स्कूल का चार्ज लिया, और चार्ज लेने के बाद स्कूल में जितनी भी कमियां थी फिजिकल लेवल पे धीरे धीरे ठीक कराया। और क्योंकि सारी पावर मेरे हाथ में आ गई थी, सारे फाइनेंशियल पावर आ गई थी, बाकी टीचर्स को ठीक करने की कोई पावर वहाँ किसी के पास नहीं। ये कंफर्म है ठीक है। तो मुझे ये लगा कि मैं एकेडमिक्स में बहुत कुछ नहीं कर पाऊंगा, बट एटलीस्ट मैं फिजिकल जो स्टूडेंट्स के वेलफेयर की चीजें उसमें मैं कुछ बेटर कर सकता हूँ। और फिर मुझे बहुत सारा जीवन विद्या कंटिन्यू सुनते सुनते बहुत सारी अच्छी बातें याद थी, तो मैंने उन सारी अच्छी बातों को दीवारों पर छपवा दिया, अभी भी वो छपी हुई है। और तो जो मैं कर सकता था मैंने वहाँ किया। उसके बाद मैं स्कूल चेंज करके दूसरी जगह आ गया हूँ। हमारा 2 तरह के ट्रांसफर अभी चल रहे हैं, एक इंटर डिस्ट्रिक्ट और एक इंट्रा डिस्ट्रिक्ट, अंतर जनपदीय और अंतर जनपदीय ट्रांसफर। तो मैं दूसरे विद्यालय में आया हूँ। यहाँ एक प्रधान अध्यापिका है और हम 2 टीचर, केवल 3 टीचर्स हैं, 5 क्लासेस। पर अच्छी बात यह है कि यहाँ आने वाले लोग, पढ़ाने वाले लोग, तो सबने जो जिक्र किया तो वो आइडिया यूँ आया कि बच्चों को पेरेंट्स के साथ स्कूल को कनेक्ट करने के लिए, और वो भी फील करें कि स्कूल हमारा है, तो कुछ ना कुछ प्रोग्राम की जरूरत है। तो पीटीएम की बातें बहुत होती हैं, पर ये हुआ कि पीटीएम फॉर्मेलिटी से ज़्यादा कुछ हो नहीं पाता, और ज़्यादातर तो पेपर में होता है। हमने बहुत सारे
5-6 सालों तक पीटीएम रजिस्टर में ही किया। रजिस्टर में पीटीएम हो जाता है, कोई आए ना आए सब तो वो भी होता है। तो इसी क्रम में ये बर्थडे वाला आइडिया है कि हम वीकेंड मतलब मंथ के लास्ट सैटरडे पे कोशिश करेंगे कि बर्थडे प्लस पीटीएम प्लस ये अभिभावक सम्मान समारोह, मैं इसको तीनों नाम से इसकी नोटिस जारी करता हूँ। और उस महीने में जितने बच्चों का बर्थडे है उन सबको आगे बिठाते हैं। और सबसे अच्छी चीज मुझे लगी कि केक बहुत अच्छी चीज नहीं है, और अगर अच्छी भी कहूँ टेस्टी भी है तो वो सबके लिए नहीं हो पाता है। इतना बड़ा केक और 50 बच्चे, तो मुझे ठीक लगा कि सूजी का हलवा बनाया जाए और उसी को केक के शेप में एक छोटा सा रख दिया जाए। और प्लास्टिक के अच्छी क्वालिटी के गमले, गमलों में छोटे छोटे पौधे, 3 गमले मैं ले जाता हूँ हर बर्थडे के टाइम पे, और पौधे और 3 फूल मालाएं पेरेंट्स को माला पहनाते हैं, देते हैं और पौधा उनको गिफ्ट करते हैं। और बच्चों को भी कुछ ना कुछ देते हैं जिनका बर्थडे होता है, बर्थडे गिफ्ट के रूप में टीचर्स की तरफ से। और ये इस चीज में मुझे ये ठीक लगा कि जो पेरेंट्स आते हैं बच्चों के पेरेंट्स के अलावा भी जो पेरेंट्स आते हैं वो भी उन बच्चों को आशीर्वाद देते हैं। तो ज्यादातर हमारे जो बच्चे इस मानसिकता के साथ बड़े होते हैं कि मेरे माता पिता ही मेरे माता पिता हैं, और ज्यादातर पेरेंट्स को लगता है कि मेरे वाले बच्चे मेरे बच्चे। तो मुझे लगता है कि ये जो एक्टिविटी है, जब बच्चों को अपने गांव के बाकी लोग आशीर्वाद देने आते हैं, और जब वो आशीर्वाद देते हैं उस समय उनकी फीलिंग क्या होती है और बच्चों की उनके लिए क्या फीलिंग होती है, तो ये एक पॉजिटिव चीज और लगी मुझे इसमें। और एक चीज और मैंने प्रयास किया करने का कि बच्चे जिनका बर्थडे है उनके बारे में उनसे जो सहयोग मिला है उसको पब्लिकली एक्सेप्ट करें, उनका नाम लेकर के इनके साथ इनसे मुझे पढ़ाई में या किसी चीज में कभी सहयोग मिला है। तो ये सारा बर्थडे वाला कार्यक्रम ये बहुत बढ़िया लगता है, और प्रोत्साहन के साथ साथ कम्युनिटी के साथ कनेक्शन का काम भी बढ़िया होता है। और बस बहुत कुछ नहीं कर पाता हूँ, और कोई स्पेशल अलग से कुछ नहीं किया, जो लगता है कि करने लायक है वो करता रहता हूँ, बस इतना ही है। तो ऐसा कुछ लगता नहीं कि करता हूँ। उसमें सबसे बड़ा सहयोग तो हमारे हेड मिस्ट्रेस का है, जो हेडमास्टर, कि वो आपके प्रपोजल को एक्सेप्ट करें और उसको फिर आगे बढ़ाएं, ये अच्छी बात है। तो मेरी तरफ से इतना ही, बाकी सर जो कहेंगे। आप लोगों को कोई सवाल पूछना है? आप डायरेक्टली भी पूछ सकते हैं। वहाँ का स्कूल सिस्टम और बहुत एक अलग तरह का माहौल है, तो मुझको हाँ जी भैया, कहाँ पे पढ़ा? अभी मैं प्राथमिक विद्यालय दरौली, हमारे यहाँ जो स्कूल के नाम यूपी, तो वो ऐसे ही है, गांव के नाम के साथ अटैच है, क्योंकि हर गांव में एक एक स्कूल है गवर्नमेंट स्कूल। तो यूपी में बेसिकली अगर कल्चरली देखेंगे तो 2-3 भाग हैं। एक को पूर्वांचल बोलते हैं, बनारस और इलाहाबाद के आगे का इलाका। फिर एक जो नीचे का भाग है झांसी वाला, उसको बुंदेलखंड बोलते हैं। और जो पश्चिम वाला भाग है जो हमारे इलाके से मिलता है, मेरठ मुजफ्फर, इसको रोहेलखंड बोलते हैं। तो कल्चरली बहुत अलग तरह की चीज़ें हैं वहाँ पर। तो मैं ये चाह रहा था कि आप थोड़ा बैकग्राउंड को भी रखें, कि मतलब आप उस बैकग्राउंड से जहाँ पिताजी का बच्चों से बात करना अपराध माना जाता है। मतलब बच्चे को सबके सामने प्यार करना तो दूर की बात है, मतलब उसके सर पे हाथ रखना भी वो माना जाता है कि ये नामर्दी की निशानी। मेरी मम्मी बताती है कि मेरे पिताजी ने कभी भी मेरे बड़े पिताजी के सामने हम लोगों के सर पे हाथ नहीं रखा, गोद में नहीं लिया, कभी प्यार नहीं किया। मतलब उनको अपने बड़े भाई के सामने अपने बच्चों को प्यार करना अपराध बोध जैसा महसूस होता है, मैं क्या करता हूँ। हाँ, तो वो उस तरह का रहा। और अब तो काफी चीजें ठीक हो रही हैं। हमारे बाद वाली जनरेशन बहुत अच्छी है, वो बहुत अच्छे पिता है, बल्कि पिता से ज्यादा मैं तो कहूँगा कि माता की आत्मा पिता में आ रही है धीरे धीरे, है ना।
बाद वाली जनरेशन में ये चेंज मैं देख रहा हूँ। जब बच्चा मम्मी मम्मी कह के रोने की जगह पापा पापा कह के रोने लगे तो आप समझ लीजिए कुछ बदल गया। तो अपने दिन याद आते हैं तो मुझे लगता है ये कैसे, मतलब हम लोग कैसे बड़े हुए। है ना। और ट्रेन में मैंने एक पेरेंट्स को देखा ऐसी यात्रा करते हुए, तो 2 छोटे छोटे बच्चे और मम्मी बैठी है और पापा टॉयलेट के लिए गया और दोनों बच्चों ने चिल्लाना शुरू कर दिया पापा पापा पापा, और मम्मी चुप करा रही है, मान ही नहीं रहे। मैंने कहा क्या चेंज, गजब का चेंज आ रहा है। मतलब यूपी के लोगों के लिए ऐसा देखना बहुत बड़ी घटना है, बड़ी घटना है। तो मैं इसलिए इस चर्चा को आगे ले जा रहा हूँ कि वो जो कठोरता है, मतलब ये माना गया कि कठोरता से ही बच्चे बड़े होते हैं और उनको ठीक किया जा सकता है। आप उसी परंपरा में पले तो उसका कुछ असर आप में भी आया होगा। तो मैंने इनके अंदर वो चेंज भी देखा है कि जहाँ एक समय अपने बच्चों के साथ आप भी काफी कठोरता से, एक तो बहुत ईमानदारी से इस बात को रखना चाहूँगा कि बचपन से हमें बहुत, मतलब एक जो परंपरा में पीट कर ठीक करने वाला कार्यक्रम था वो बहुत हुआ है। और ये भी अस्तित्व का नियम है कि जो जिसके पास है वो बांटता ही। तो वो बहुत ज्यादा हुआ है ना। उसी डिजाइन में हमें नहीं पता था प्यार से भी बात करना चाहिए। है ना, ये भी। और अगर थोड़ा सा सिंपल वर्ड में बोल दिया ना कुछ तो लगता था यही बहुत बड़ा प्यार है, मतलब ये सबसे ज्यादा वो है। तो एक तो आर्मी में बहुत मार खाई, घर में भी मार खाई, फिर सेना में भी बहुत मार खाई। हाँ, ट्रेनिंग में गाली और पिटाई 2 ही काम होते हैं, है ना, बहुत बुरी तरह से। वो जिसको कहते हैं ना अनुशासन, उसमें नहीं रहता है, सिर्फ शासन रहता है। ठीक है, वो फुल शासन ही है, उसमें अनु कुछ नहीं, ढूंढने से नहीं मिलता है। तो मेरा वो था कि परफेक्शन, मतलब ये चीज ऐसी है तो ऐसी हो, जरा सी इधर उधर हुई तो हाई, और हाई तो फिर कौन झेलेगा, बच्चे ऑफ कोर्स। तो बच्चों ने बहुत झेला है, मुझे काफी समय तक झेला है। 8th क्लास तक उन्होंने मार खाई। बाद में विद्या मिलने के बाद फिर वो फील होना शुरू हुआ। फिर ये भी विद्या में बहुत अच्छी चीज ये है कि जैसे आपको गिल्ट फील होता है, तुरंत फिर अगली लाइन आ जाती है कि समझ है तो गलती नहीं, गलती है तो समझ नहीं। तो ना समझी में किया ऐसा कह के अपने को भी हम माफ कर देते हैं, समझ नहीं थी हो गया। तो उस तरह से फिर बाहर निकलने का एक अपॉर्चुनिटी भी रहती है। अच्छी बात है कि विद्या किसी को गिल्ट में जाने नहीं देती, चाहे आप कितने बड़े अपराधी रहे। मतलब ये घटना, मतलब मैं ये इसलिए आगे बढ़ा रहा हूँ कि मैंने भी मतलब आपके बच्चों से मिला हूँ, तो उनको देखकर ऐसा लगता, मतलब अब जो आप भी इनके परिवार में जाएंगे तो जैसा पिताजी का और बेटों का जो संवाद का जो स्तर है ना, उसे देखकर लगता नहीं कि ये वो बच्चे हैं जिन्होंने 8वीं तक मतलब काफी कठोरता से, जिनके साथ बहुत कठोर व्यवहार किया गया। तो इसका ये मतलब है कि जिस दिन आज जो हम कई बार बच्चों के ऊपर ये लेवल, मतलब हम सोचते हैं ना कि अच्छा अब ये सुधरेगा नहीं या वातावरण का फर्क पड़ता है, जैसे ही बच्चे को एक्चुअल में वो प्यार मिलने लगता है तो वो सब कुछ पिछला मतलब भुला देता है। आज इनके दोनों बेटे बहुत शानदार, मतलब उनका बिहेवियर है माँ बाप के साथ, बिल्कुल एकदम जिसको हम दोस्ती तरह बोलते हैं। अभी रिसेंट एग्जांपल है, अभी वो बड़े बेटे कॉलेज में जा रहे हैं और डीएलएड कर रहे हैं। तो मेरा पर्पस भी डीएलएड कराने का ये था कि थोड़ा सा ओपन होंगे, थोड़ा सा सोशल एटमॉस्फेयर डेवलप। तो एक मतलब वो किस लेवल की बातें शेयर करते हैं वो भी मैं आपको एग्जांपल में बता रहा हूँ। एग्जांपल देने का पर्पस यही है। उसने किसी को, मतलब वो बातें शेयर करता है तो उसका अपना तरीका है। बोला मैंने किसी को कुछ ऑफर किया खाने के लिए और उसको छोड़कर दूसरा कोई मना कर रहा है और जिसकी वजह से उसने भी नहीं लिया, तो क्या ये ठीक है? मैंने कहा आपको कैसा लगा? बोला मुझे दुख हो। मैंने कहा जिसको ऑफर कर रहे थे वो लड़की थी। बोला इसलिए दुख थोड़ा ज्यादा हुआ।
बोला हाँ। तो अब मतलब ये है कि संवाद का लेवल यहाँ तक है कि हम बात कर लेते हैं सारे टॉपिक्स पे, ठीक। एक वो था कि वो मुझे देखकर ये उनको ये समझ में नहीं आता था कि आदमी घर में आ रहा है तो फिर आगे क्या क्या होने वाला है ना। और फौज में अच्छा मेरा भी यही हाल था, आर्मी में था तब भी, जैसे जब मैं घर में जाता था छुट्टी, तो बच्चों का पहला सवाल अपनी मम्मी से ये होता था कि ये वापस कब आए। हाँ मतलब जब तक है तब तक दहशत है। दहशत क्या चीज होती है, मैंने इसको पर्सनली फील किया। आर्मी में मैं एक बटालियन में पोस्टिंग गया और वहां जाने के बाद पता चला कि यहाँ सब डरे। सीओ बहुत खतरनाक है और वो हर बात में पनिशमेंट देते। 2 साल में उनकी कमांड में रहा और मैंने फील किया कि जब सीओ की विदाई होती है तो सीओ की जिप्सी को रस्सियों से बांधकर खींचकर गेट से बाहर छोड़ते हैं। जब गेट से बाहर उनकी जीप गई और मुझे फील हुआ कि कुछ निकला, एक्चुअली रियली वो फील हुआ कि कुछ निकल गया और एकदम लाइट फील हुआ। तो दहशत क्या होती है और दहशत खत्म होने से कितना सुख मिलता है। तो बच्चों को कितना सुख मिलता होगा ये सोच के कि ये 10 दिन के लिए आए। कितना आराम देता होगा कल जाने वाले हैं। तो वो उस स्थिति से निकल कर यहाँ तक आए। आप लोग बहुत अच्छे पेरेंट्स हैं। हो जी भैया। मैं चाहता हूँ कि माइक पास ऑन किया जाए और हाँ अब आप लोग कुछ पूछिए, फिर हम तो चर्चा बढ़ा ही लेंगे। एक तरीके से अगर देखें तो राजेश भाई जो वो भैया को इनवाइट किया है टीटीपी में, तो अभी जो चर्चा हुई वो एक तरीके से प्रतिभा परिचय के रूप में हम देख सकते हैं कि व्यक्ति है वो किस तरीके से अलग अलग माहौल में से निकल के एक उनका जो जीवन रहा और जीवन विद्या का परिचय होने के बाद किस तरीके से उसका परिमार्जन और सरकारी शाला में क्या काम कर तो अपने लेवल कर पा रहे हैं। तो एक तरीके से हमें इस प्रकार के व्यक्ति को जब मिलते हैं तो हमें भी कुछ प्रेरणा मिलती है कि हमारे पास इस तरीके का वातावरण है, तो उस वातावरण में तो काफी सारा पॉजिटिव करने का गुंजाइश है, उसके लिए सपोर्ट पूरा है। तो उस अर्थ में भैया ने जो भी अभी तक किया, जितना आप लोगों ने सुना, उसके आधार पर आपका कोई भी जिज्ञासा बनता है, कोई क्वेश्चन बनता है तो आप रख सकते हैं। जैसे आपने शेयर किया माइक मत जैसे आपने शेयर किया कि आपको कुछ करना है और बाकी के आपके साथ में छोटे को नहीं कर रहे, उसके अंदर आपके अंदर कुछ ऐसा है क्यों नहीं कर रहे, तो उससे आप कैसे बात? मुझे एक बात समझ में आई कि हर आदमी जो कुछ भी करेगा अपनी स्थिति के अनुसार चेंज करेगा, है ना। जो काम करता है वो अपनी स्थिति के अनुसार करता है। अभी वर्तमान में इसका काम न करना ही इसका सुख है और उसके लिए इसके पास पर्याप्त जस्टिफिकेशन है। मैं कुछ करता हूं तो भी जस्टिफिकेशन मेरे पास पर्याप्त होता है, नहीं करना है इसके लिए भी पर्याप्त जस्टिफिकेशन होता है। जैसे एक टीचर ने मुझसे ये कहा कि सर आप ही इतना परेशान रहते हो, मैं घर से यहाँ तक आता हूँ सारे स्कूल बंद मिलते हैं, कोई जल्दी नहीं खोलता, आप टाइम से खोलते हो, एक आप ही हो ऐसे, बाकी जल्दी खोलने का मतलब टाइम से तो टीचर को ये फील हो रहा है। देख जस्टिफिकेशन क्या है कि मैं मेजॉरिटी के साथ हूँ। मेजॉरिटी में होने का भी एक सुख होता है ना, तो उसको ये फील हो रहा है कि मैं मेजॉरिटी के साथ हूँ, वो मेजॉरिटी के साथ है, वो वैसा कर रहा है जैसा सभी लोग करते हैं, अधिकांश वैसा कर रहे हैं। तो इतने सारे उसके पास एग्जाम्पल्स हैं अपने आप को ठीक साबित करने का, है ना। हमारे यहाँ सही का प्रमाण क्या रहा है, मेजॉरिटी, है ना। तो उसकी स्थिति तो वो है, पर मुझे ये समझ में आया कि क्यों कर रहा है। पहले जितने भी नेगेटिव एडजेक्टिव्स होते थे वो मैं लगा देता था और मैं परेशान रहता था।
अब एटलीस्ट मैं कोई नेगेटिव एडजेक्टिव नहीं लगाता उसके साथ, है ना, नकारात्मक विशेषण खत्म हो गया। अब मुझे लगता है कि ये सुखी होना चाहता है और सुख की समझ नहीं है, और समझ इसको मैं दे पाऊं ये मेरी भी औकात नहीं है अभी फिलहाल, तो अपने को रखा जाएगा। हमारे अंदर चलता है। अब पर वो चेंज हो गया ना, ये जो हमारे अंदर चलता है ये हमारा दृष्टिकोण है ना, जो हम जैसा देखते हैं वैसा चलता है। अभी आप देख रहे हो कि गलती इसकी नहीं है, ये जैसा कर रहा है इसमें इसकी गलती नहीं है। जैसा एटमॉस्फेयर मिला, जैसे पेरेंट्स मिले, जैसी गाइडेंस मिली, और अभी जैसा एटमॉस्फेयर, ये उससे प्रभावित है और वैसा कर रहा है, और इसको ठीक कर दूं ये मेरी हैसियत नहीं है। गलतियां बहुत हुई, देखिए कि हमारे पास अधिकार नहीं है उसको जॉब से निकालने का, नहीं है ना, तो क्यों डरेगा? उसको एक ही डर है, सिंगल डर है, मेरी जॉब जा सकती है। अब उसको ये कंफर्म है कि ये आदमी तो नहीं निकाल सकता, इसकी हैसियत नहीं। कंप्लेन करेगा, किसको कंप्लेन करेगा? ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर। ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर रेडी है सेटिंग के लिए, वो बैठा है इस काम के लिए, कंप्लेन करो कुछ आ जाएगा मैंने कंप्लेन करके देखा, और कंप्लेन करने के बाद वो जो थोड़ा बहुत फियर था उसका, वो फियर भी खत्म हो गया, क्योंकि कंप्लेन के बाद उसको वहां बुलाया गया, तो वहां सेटिंग हो गई और फियर खत्म हो गया। मेरा फायदा हुआ कि लॉस हुआ? लॉस हुआ तो मुझे क्या करना चाहिए? मेरे पास ऑप्शन है। देखिए बहुत छोटी छोटी बातें हैं, आप किसी चीज को सही मानते हैं और दूसरा उसको सही नहीं मानता है या एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा है, तो एक तो है कि आप परेशान हो जाएं, जो मैं पहले करता ही था बहुत बड़ी मात्रा में। विद्या की रोशनी में समझ में आया कि बेटर यह है कि आप अपने काम पे फोकस करो, है ना। तो मैंने एक गांव से ही मैंने ऐसी चर्चा चलाई कि अगर कोई इंटरेस्टेड है और मेरे स्कूल में काम करेगा तो मैं उसको 5,000 पर मंथ दूंगा। गवर्नमेंट स्कूल में अपनी तरफ से प्राइवेट एक टीचर मैंने रखा और उनको अपने सैलरी से पे किया 2 साल तक। इससे मुझे सपोर्ट मिलता था कि वो जो 1.5 घंटा लेट आते हैं और 2 घंटा पहले चले जाते हैं, तो उस टाइम मैं अकेले जो हैंडल करता था उसमें मुझे एक साथी मिल गया जो कुछ बच्चों को वो लेकर बैठ जाते थे, कुछ बच्चों को मैं लेके बैठ, तो मैं इतना कर सकता था। तो जो मैं कर सकता था वो मैंने किया। फिजिकल लेवल पे जो फैसिलिटीज दे सकता था वो दिया। एजुकेशन एकेडमिक में मैं अपने सपोर्ट के लिए एक एडिशनल ऐड कर लिया। डिपार्टमेंट की अच्छी बात यह है कि जितने भी बीईओस आए और वो उन्होंने स्कूल विजिट किया, उन्होंने उस लेडीज को काम करते हुए देखा, लेकिन मुझे कभी नहीं पूछा कि कौन है, कहाँ से आई, और आप ये उनका सपोर्ट है, इसके लिए मैं हमेशा धन्यवाद देता हूँ, है ना। और कुछ? और फिर आप जो बोले गाँव की स्कूल क्या कर रहे हो? हाँ जी, गाँव की स्कूल है ना? हाँ गांव के स्कूल से। तो आप जो बोले बच्चों के साथ ये करता वो दीवार, तो उससे मतलब बाकी के जो पेरेंट्स हैं उनका हाँ, बाकी पेरेंट्स भी मोटिवेट होते हैं। और मैं वो ऐसी गुजराती में बोलो फिर। नहीं आते। शायद ऐसा करना चाहते हैं कि जिनका बर्थडे है उसको तो मोटिवेट करते हैं, नहीं है उसको कुछ होता है तो बाकी जो पेरेंट्स हैं वो कैसे इन्वॉल्व हुए उसमें? हाँ, वो धीरे धीरे एक बार बुलाने को नहीं आता। नहीं, पेरेंट्स बहुत बिजी हैं। हमारे बच्चों के पेरेंट्स सबसे ज्यादा बिजी पेरेंट्स हैं, मैंने देखा। हाँ, स्कूल आने के लिए टाइम नहीं है, पर फिर भी जैसे जैसे हमारा प्रोग्राम आगे बढ़ रहा है तो हर मंथ हम देख रहे हैं कि पेरेंट्स की संख्या बढ़ रही है। बच्चों के द्वारा मैसेज भी जाता है कि ऐसा प्रोग्राम हो रहा है, रिक्वेस्ट भी करते हैं उनसे आने के लिए। बच्चों को भी भेजते हैं, जाओ बुला के लाओ, तो वो भी जाते हैं, पेरेंट्स को फोर्स करके बुला के लाते हैं। हमारा ये कहना होता है घर से कोई भी आ जाए, दादा आ जाए, दादी आ जाए, बड़ा भाई है वो आ जाए, जो अवेलेबल है उसको ले आओ।
हमारे पेरेंट्स एक्चुअली भी बिजी रहते हैं, मजाक की बात नहीं है, क्योंकि हमारे पास वो बच्चे पढ़ने आते हैं जिनके पास बहुत कुछ नहीं है। तो कई बार पेरेंट्स को दिन रात काम करना पड़ता है। अब मजदूरी छोड़कर कोई आपके स्कूल पे आएगा तो उसकी एक दिन की मजदूरी गई। और फार्म लेबरर्स हैं, कटिया के समय ये जो गेहूँ काटने का टाइम होता है, मैक्सिमम बिजी हो जाते हैं, उसमें भी काफ़ी काम होता है, बिजी शेड्यूल होता है। फिर धान रोपने का जो कार्यक्रम होता है उसमें बिजी शेड्यूल होता है। बहुत सारे पेरेंट्स दूसरों के खेतों में काम करने के लिए एज ए लेबर जाते हैं। हमारे यहाँ भी ऐसा ही है। हाँ, तो वो उनके लिए पॉसिबल नहीं हो पाता। हम तो कई घरों में जाते हैं बच्चों के गांव में, तो हम देखते हैं कि घर पूरा खुला हुआ है और कोई भी नहीं है। पूछो तो पता लगता है खेत पर गए। तो एक्चुअली वो बिजी है, ऐसा नहीं है कि मजाक कर रहे हैं, बिजी एक्चुअली। हाँ, टाइम का भी एक बड़ा रोल, मतलब काम, टाइम क्या कहूँ, टाइम तो अस्तित्व में कोई चीज नहीं है, काम उनके पास है। सेटिस्फैक्टरी आंसर, थैंक यू। आज ही मतलब मेरा इंस्ट्रूमेंट हुआ, जो भी मतलब खाने के बाद बाजार में दवाई आई, तो भी वहाँ पे वो डॉक्टर थे ही नहीं, दोपहर में खाना खाने के घर में फिर कंपाउंडर में तो वो अंदर जाके कैसे चला के सोया है। फिर जाके मैं पूरा हॉस्पिटल में गए, पूरा छाट गया। सामने वाले दुकान में अंकल को पूछा कि कंपाउंडर यहाँ पे नहीं क्या, उन्होंने बोला अंदर सोया होगा। मैं वो कंपाउंडर ऊपर बैठी, खाली था पर लग रहा था, तो फिर करो गए ऊपर पेशेंट पर नीचे होगी सब वहाँ पे सोए हुए। फिर नीचे जाके देखा खिड़की तो फिर उन्होंने बोला कि अभी सोया हुआ बात क्या। सर ऐसा लगा कि वो और उसका काम है, सब डॉक्टर ना हो तो वो ऐसे इमरजेंसी कुछ हो जाए इसमें कर कि दवाई लेनी है, उसके यहाँ पे आए उसका बस करने को में दे कोई भी टाइम ओवर है। सर उस टाइम से प्रॉब्लम हो गई। हाँ, क्योंकि हम अभी स्वनियंत्रित नहीं है ना, तो पर नियंत्रण आवश्यकता है। पशु चेतना के साथ हैं तो पर नियंत्रण तो चाहिए ही चाहिए। और पर नियंत्रण भी कितना, बिल्कुल टाइट सिर पे खड़ा होगा तभी कर पाएंगे, थोड़ा सा आंख बंद किया तो फिर, है ना। ऐसी सिचुएशन में ऐसा होता है कि मतलब मैं इसकी जगह मैं हूँ, मेरा कुछ काम होता है तो मैं पकड़ कर लेती उस टाइम, वो ऐसा फील इसीलिए वो पेशेंट खड़ा हुआ। हाँ, नहीं बिल्कुल सही बात है। तो अच्छे लोग हैं ही, आप हैं, हम हैं, बहुत सारे अच्छे लोग हैं, और अभी भी इतना सारा जो काम हो पा रहा है, सारी नेगेटिविटी के बाद भी बहुत सारा काम हो रहा है, इसका मतलब अच्छे लोग तो हैं। बहुत दृष्टिकोण बदलता है। दर्शन में एक अच्छी चीज है कि दृष्टिकोण बदलता है। हमारे एक गुरु जी, उनसे कभी कभी बात हुई तो बहुत परेशान थे, बोले इतना कुछ हो रहा है, ये हो रहा, वो हो रहा है, सब हो रहा है, बुरा बुरा हो रहा है, मतलब जो भी कुछ नेगेटिव घटनाएं हो रही हैं। मैंने कहा जब तक ये नेगेटिव घटनाएं न्यूज में आ रही हैं तब तक समझिए कि समाज बहुत अच्छा है। बिल्कुल उल्टी बात लग रही होगी। हाँ, मतलब ये कि जिस दिन ये घटना न्यूज में आने लगे कि किसी ने किसी को पानी पिलाया, समझ लीजिए समाज की स्थिति बहुत खराब है। हाँ, बात पहुंच रही है आप तक। समाज इतना खराब हो जाए कि पानी पिलाना हाईलाइट हो जाए, कितनी बुरी स्थिति होगी समाज की। तो अभी जो घटनाएं हाईलाइट हो रही है, इसका मतलब है कि अच्छा है इसलिए बुरा दिखाई दे रहा है। इस रूप में मैं इस बात को कहना चाहता था। जी, थैंक यू। बोलो। आपने बताया कि तो आप सम्मान करते हैं, तो आपको उसके रिगार्डिंग क्या तरीके से प्रोग्राम किया बच्चों के साथ? एक मिनट से प्रोग्राम किया, क्या पढ़ा? मैं प्राइमरी स्कूल में ही था, 1 to 5। तो हाँ, 1 to 5। अभी मैं जब से गवर्नमेंट जॉब में आया हूँ तो मैं अभी 1 to 5 का ही टीचर किसी भी स्कूल में जाऊँगा, जब तक प्रमोशन नहीं होता है तब तक।
तो प्रमोशन होगा नहीं होगा पता नहीं, लेकिन 1 to 5 के स्कूल में ही रहूंगा जब तक रहूंगा। अगर प्रमोशन होता है तो 6 to 8 तक जाऊँ। यूपी गवर्नमेंट में 2 ही प्रमोशंस हैं, 1 to 5, 6 to 8, और या फिर हेड टीचर, प्रधान अध्यापक, 3 प्रमोशन है पूरी सर्विस में, चाहे आप 30 साल करो 35 साल करो, कोई फर्क नहीं। अभी अगर वहाँ से बोल रहे हैं, हाँ, तो उसमें वो जीवन विद्या कुछ पढ़ने जैसे कर रहे हो उसमें पढ़ेगी अब बिल्कुल वही बात है कि जो जिसके पास है वही बांटता है। कैसे? नॉर्मली एक तो बिहेवियर में है, फिर बीच बीच में क्लासेस में कोई भी टॉपिक आता है तो उस पर जो हम बात करते हैं, सब्जेक्ट भी पढ़ा रहे हैं, बुक्स भी पढ़ा रहे हैं ना, तो उसका जो एलिब्रेशन है, उसका जो फैलाव है, व्याख्या है, वो व्याख्या फिर इधर से ही कनेक्ट होके आती है। जो बैकग्राउंड में है वही सामने आएगा। अब बैकग्राउंड में जीवन विद्या है तो क्या सामने आएगा? फिर वही सामने आएगा। क्योंकि जब ये बात कर रहे थे भैया अपोजिट वर्ड्स की, डेफिनेटली जब अपोजिट वर्ड्स की बात आती है तो फिर वो बातें आ जाती है कि भैया ये अपोजिट नहीं है बेटा, ये कुछ अपोजिट नहीं है, ये दोनों है, इसको समझने की जरूरत है। आप याद कर लो अपोजिट के लिए ठीक है, लेकिन ये ध्यान रखना है कि अपोजिट कुछ भी नहीं है अस्तित्व में। ये सारी बातें आती हैं किसी भी चीज का, जैसे वर्ड मीनिंग है, वर्ड मीनिंग में ज्यादातर हम क्या करते हैं कि शब्द के बदले शब्द रख देते हैं। यही है हमारे बुक्स में, आप देखेंगे ना वर्ड मीनिंग क्या है, प्रसन्नता, खुशी, हो गया उसको। तो वर्ड मीनिंग में जब तक वो डेफिनेशन वाला जो पार्ट नहीं आता है, जब पूरे शब्द की व्याख्या नहीं आती है, तब तक वो समझ में नहीं आती। तो एक वो काम भी चलता है पढ़ाई के साथ साथ। तो दर्शन की रोशनी में वो चीज निकलती है कि भाई ये इसका मीनिंग नहीं है, इसका पूरा मीनिंग ये है। तो इस तरह से आता रहता है ना। एक मुझको लगता है आप वो भी बताएं जिनको आपके गांव में नकारात्मक समूह माना जाता है युवकों का, हाँ, उनके साथ अपना कुछ अनुभव। जब मैं गांव में गया और गांव में जाने के बाद मेरी मम्मी की जिद थी कि एक नया मकान बने। हालांकि एंसेस्ट्रल हाउस था, लेकिन उसके बावजूद भी मम्मी चाहती थी कि एक मकान और बने, तो हमने एक मकान बनाया। गांव में एक ग्रुप हमेशा से रहा है, हमारे टाइम पे भी था। वो थोड़ा ज्यादा खतरनाक था, ये वाले थोड़े कम खतरनाक थे, लेकिन लोग अपना समय भूल जाते कि हमने क्या किया था। वो जो बूढ़े हो गए थे, उनकी कंप्लेन ये थी कि ये जो नए लड़के हैं बहुत शैतान और बहुत उत्पात मचाते हैं, है ना। तो जिसके घर बिल्कुल नया बना हो और नई मतलब व्हाइट वॉश हुआ हो, नया पेंटिंग वगैरह हुआ, बहुत मेहनती लड़के वो रात को 12-1 बजे कहीं से गोबर वगैरह इकट्ठा करके और दीवार पे जो भी लिखना है पोतना है सब करते हैं, और जिसकी वजह से पूरे गांव वाले परेशान रहते हैं। खास करके होली आने से 10 दिन पहले तक लोगों का सोना हराम हो जाता है। होली एक बहाना है, क्या बोलते हैं, बुरा न मानो, होली, तो उनको ये बहाना मिलता है। और होली अच्छा, त्योहारों से पहले लोग अपने घर की रंगाई पुताई मेंटेन करते ही, जिसका सबसे ज्यादा चमक रहा है उस पर सबसे ज्यादा मेहनत करते हैं। तो मेरे घर पे भी हुआ, नया नया था, मैंने सुबह आके देखा, मैंने कहा बढ़िया, अच्छा लग रहा है। लोगों ने कहा ये तो खराब कर दिया, गाली दीजिए। मैंने कहा गाली तो दें, पर लेने वाला कोई आए तो। मैं तो ढूंढ रहा हूँ कि जिन्होंने लिखा है, अब मुझसे लोगों ने, मैंने ऐसे ही कहा, मेरे ध्यान में आया कि अगर आपको किसी काम में सुख नहीं मिलता तो आप उसको कर नहीं सकते, ये नेचुरल है। अब रात को 12 बजे जो कभी पढ़ने के लिए नहीं जगे, वो इस काम के लिए जग रहे हैं, कितना बड़ा सुख है। तो धीरे धीरे ये समझ में आया कि इनको जिससे भी बात करो ना, उन बच्चों के बारे में हमेशा नेगेटिव कमेंट आता है कि ये लड़के ऐसे हैं वैसे हैं। पर मैंने एक चीज नोटिस की कि गांव में, हमारे गांव में जो लाइट है वो 24/7 रहती है, इलेक्ट्रिसिटी, और वो फ्री है हमारे गाँव।
क्योंकि हमारे गांव से एक कैनाल निकला है, गंगा जी से एक कैनाल निकला है, और हमारे गांव के लोगों की जो जमीन है वो उस कैनाल में गई, तो गवर्नमेंट ने प्रॉमिस किया कि आपके घर में लाइट जलाने के लिए इलेक्ट्रिसिटी हम कैनाल से देंगे। तो फ्री है। फ्री होने का मतलब है कि उसकी वायरिंग और उसका सारा व्यवस्था खुद ही करनी पड़ती है। तो गांव के ये जो शैतान मंडली है ये एक्टिव रहती है। रात को 12 बजे लाइट जाएगी, फ्यूज उड़ेगा, ये फ्यूज ठीक करके आते हैं। हाँ, बहुत मेहनत करते हैं। तो मुझे लगा कि कम से कम वो तो रिकग्नाइज हो, इनकी मेहनत का सम्मान तो हो। तो इस टॉपिक पे मैंने धीरे धीरे बात करना शुरू किया, और जो बड़े बुजुर्ग परेशान थे बच्चों से, उनसे भी मैंने बात की कि इनकी जो प्रॉब्लम है वो है कि इनको सम्मान नहीं मिलता। एक बार इनको सम्मान देकर देखिए, उसके बाद देखिए चीजें कैसे चेंज होती। और बहुत खुशी की बात है कि इस बार होली पर सब लोग आराम से सोए, किसी की दीवार काली नहीं हुई, किसी की दीवार पे गोबर नहीं पोता गया। टाइम लगता है पर चीजें बदलती हैं, है ना। शैतान लड़कों को क्या चाहिए? रिस्पेक्ट। उनकी पूरी शैतानी का इतना ही मतलब है कि उनको वो जो आपसे अपेक्षा रखते हैं वो पूरी नहीं हो रही। वो काम तो बहुत कर रहे हैं लेकिन आप उनको नालायक लड़कों में रख रहे हो। लायक किसको बोलते हैं? मेरे बच्चों को सब बहुत लायक बोलते हैं, बहुत अच्छे बच्चे हैं, घर से नहीं निकलते, कहीं नहीं जाते, कोई गलत हरकत नहीं करते, कितने अच्छे बच्चे। मैंने कहा ये बताइए, मेरे घर की लाइट चली जाए ना तो मेरे बच्चे कुछ नहीं कर सकते, उनको एक्सपीरियंस नहीं है। और ये जिनको आप शैतान कह रहे हो ना, ये खंभे पे बिना सीढ़ी के चढ़ जाते हैं और फ्यूज बना के उतर जाते हैं। हाँ, तो अच्छाइयों पर ध्यान जाता है और हम उसे अप्रिशिएट कर पाते हैं, तो जो वो उपद्रव आता है वो उपद्रव धीरे धीरे सेटल हो जाता है। तो क्लास में भी जितने उपद्रवी बच्चे हैं उनका क्या करना है, उनकी अच्छाइयों पे ध्यान चला जाए और हम उसको अप्रिशिएट कर पाए और धीरे धीरे उपद्रव खत्म हो जाए। मैं कह पाया? थैंक यू। ठीक। और कुछ सवाल और कुछ बात? तो कुछ एक दो और चीजें अगर आपको ध्यान में आ रही हो शुरुआती। देखिए क्या है कि मतलब अखिलेश जी को मैंने प्राइवेट स्कूल में भी देखा, जो धामपुर के स्कूल में जहां हमारी मुलाकात हुई मुरादाबाद के पास, और उनको एक गवर्नमेंट टीचर के रूप में भी देखा। तो मुझे उनका अप्रोच में अंतर नहीं दिखाई दिया, मतलब जो टीचिंग के प्रति जो अप्रोच है बच्चों को लेकर के। हाँ, ये बात जो सर कह रहे हैं कि कुछ चीज़ें एजुकेशन के दौरान स्कूलिंग में भी वो सेटल हो गई। कुछ तो गांधी जी के सिद्धांतों को पढ़ने की वजह से वहाँ से मैं काफ़ी ज़्यादा प्रेरित हुआ, तो वो चीज़ें सेटल हो गई। तो मैं एज ए स्टूडेंट भी कभी स्कूल लेट नहीं गया। और उसके बाद आर्मी में रहा, तो आर्मी में भी मेरी एक इमेज ये रही कि जो भी कार्यक्रम होगा ना, वहाँ सबसे पहले मैं खड़ा मिलता हूँ। प्राइवेट स्कूल में पढ़ाया तो वहाँ भी एक अच्छी इमेज ये रही कि अगर अटेंडेंस रजिस्टर पे मेरा सिग्नेचर नहीं है तो कोई एब्सेंट नहीं लिखता, तो सीधे स्टाफ रूम में आ जाता है, सर आप सिग्नेचर करना भूल गए। जहाँ लोग दौड़ते थे सिग्नेचर के लिए, वहाँ स्कूल स्टाफ को सबको ये भरोसा था कि अगर सिग्नेचर नहीं है इसका मतलब ये जल्दी आया होगा और स्टाफ रूम में चला गया होगा। तो ये एक इमेज बनी रही। तो सर ने जैसा कहा, गवर्नमेंट स्कूल में भी वही रहा। तो कुछ चीजें हैं कि वो चेंज नहीं होती। कोई आपके सर पे खड़ा है या नहीं खड़ा है, डजंट मैटर। आपको करना है अपनी खुशी के लिए। तो पहले तो थोड़ी सी कभी कभी फीलिंग आती भी थी कि मैं बहुत बढ़िया काम कर रहा हूँ, अच्छा कर रहा हूँ, लेकिन विद्या के बाद ये समझ में आया कि अपनी खुशी के लिए कर रहा है। अच्छा लगता है इसलिए कर रहा है, दूसरे को अच्छा नहीं लगता इसलिए वो नहीं करता, है ना। तो बहुत बड़ी बात नहीं है। तो अपने में भी वो जो अहंकार है ना कि मैं बड़ा बड़ा बढ़िया काम कर रहा हूँ, वो भी कम हो जाता है। कोई बड़ी बात नहीं, अच्छा लगता है इसलिए करता है, तो सेटल हो जाता है। और कुछ? एक सवाल था कि आप आर्मी में जॉब कर रहे हैं जी, तो भी बीएड और टीचिंग लाइन क्यों आए, क्या सोचा?
अच्छा, मुझे ऐसा लगता था कि मैं बहुत बढ़िया आदमी हूँ और जितना करप्शन वगैरह देखता था तो उस करप्शन से मैं बहुत पीड़ित होता था। तो मेरा एक सपना था कि मैं अपने जैसा एक इंसान बना पाया तो मेरी पूरी जिंदगी की सफलता होगी। और ये कैसे होगा? टीचिंग लाइन से होगा। पर जितना अच्छा मैं अपने आप को समझता था, बाद में पता चला मुझे कि उतना अच्छा हूँ नहीं, होने की जरूरत है। तो अभी प्रोसेस में हूँ। पहले लगता था हूँ, अब लगता है प्रोसेस में हूँ। तो ये डिफरेंस है। तो टीचिंग लाइन मेरा शौक रहा। रिटायरमेंट के बाद मेरे पास अपॉर्चुनिटी तो बहुत सारी थी। एक्स सर्विसमैन कोटा हर जगह, बैंक में ज्यादातर आदमी वाले रिटायर होके बैंक में जाते हैं, है ना। कई चीजें मेरी मुझे एक्सेप्टेबल नहीं रही। जैसे मैं रिटायर हो रहा था तो कईयों ने सुझाव दिया, सजेशन आए फ्रेंड्स की तरफ से कि बंदूक ले लो। मैंने कहा क्या करूंगा? बोला गार्ड वार्ड की नौकरी मिल जाएगी। मैंने कहा देखो, बनना तो टीचर है और टीचर को बंदूक की जरूरत नहीं पड़ती है। दूसरी बात, बंदूक से मेरी दोस्ती नहीं है। मैं फौज में जरूर हूं लेकिन मैं अहिंसावादी टोटल शुरू से ही। तो वो मेरे अंदर बना रहा। फिर मैंने बंदूक को लेकर ये चीज ऑब्जर्व की कि कई बार चीजें अपनी जरूरत पैदा कर देती है। मेरे जैसा गुस्से वाला आदमी अगर उसके पास बंदूक हो तो क्या कर सकता है? तो मैंने एक चीज देखी कि अगर आपके पास कोई हथियार नहीं है तो ज्यादा से ज्यादा आप किसी को थप्पड़ मार दो, लाठी है तो सर फोड़ दोगे, बंदूक है तो फिर फाइनल हो जाएगा। तो इसलिए मैं बंदूक से डरता हूँ, बंदूक रखने से। और ऐसा इंसिडेंट हमारे रिलेशन में एक हुआ था, वो मुझे हमेशा याद रहता है, अभी भी याद रहता है। बहुत शौक था उनको बंदूकें रखने का और 2 बंदूकें थी उनके पास। बेटा भी उनका आर्मी में था और छुट्टी आया हुआ, पता नहीं क्या बात हुई, दोनों बंदूकें उठ गई और गोली चल गई घर के अंदर। तो मुझे लगता था मेरे घर में सबसे खतरनाक हथियार है तो सब्जी काटने वाला चाकू है, उससे ज्यादा खतरनाक हथियार की जरूरत नहीं। सब्जी काट के काम चला लेंगे, आदमी नहीं काट है ना। तो इसलिए मैं टीचिंग लाइन में आना चाहता था। टीचिंग लाइन में आने का मेरा एम यही था और मुझे ठीक भी लगा और अपॉर्चुनिटी मिलती गई। देखो, मैं बहुत लकी, इसलिए मैं बोला कि लकी हूँ कि जो मैंने चाहा वो हुआ। और मेरा बीएड वहां हुआ जब मुझे लगा कि अब नहीं हो सकता है। श्रीनगर में काउंटर इंसर्जेंसी एरिया में, जहां मेरी बटालियन बहुत दूर थी, 16 किलोमीटर 17 किलोमीटर थी मेन सिटी से, वहां मुझे सडनली अपॉर्चुनिटी मिली। और सडनली मुझे ऐसा ऑर्डर मिला कि आपको सिविल ड्रेस में रहना है, सिविल जिप्सी चलानी। मैं ड्राइवर था, सेना आर्मी में ड्राइवर था। और आर्मी में ड्राइवर होना भी कलंक से कम नहीं था। जितनी भी बुरी आदतें हो सकती हैं एक आदमी में, वो एक ड्राइवर में एज्यूम की जाती हैं कि होंगी ही। तो देखने का नजरिया भी वैसे ही रहता है। ड्राइवर को कोई अपने घर में घुसने नहीं देता, बाहर खतरनाक आदमी। तो मुझे लगा कि नहीं, मुझे टीचर बनना है। और फिर सब कुछ होता चला गया तो मुझे कोई दिक्कत नहीं, है ना। 2008-9 में बीएड हो गया, 10 में मैं रिटायर हो गया। उसके बाद भी जॉब आराम से। मुझे स्ट्रगल क्या होती है मुझे कभी ज्यादा फील नहीं हुआ। जो भी थोड़ी बहुत स्ट्रगल है वो आदमी की मानसिकता की वजह से है, वो समझ में आता है। और आप अभी छोटी कक्षा में पढ़ाते हैं, जी। तो आपने कक्षा में शिविर के बाद जैसे छुट्टी छूटने के बाद कोई नया तरीका निकला हो या कुछ ऐसा, ये सब? तो बहुत सारे तरीके, अब सारी चीजें क्योंकि चेंज होते रहते हैं सारी चीजों में। जैसे अब बच्चों से बात करने का तरीका बदल जाता है ना? विद्या में समझ में से मुझे पहली चीज, सबसे अच्छी चीज क्या है कि आपकी सबसे पहले लैंग्वेज चेंज होती है, अच्छे वाले शब्द आ जाते हैं। तो विद्या में मुझे समझ में आया कि बच्चा बच्चा नहीं है, उसका शरीर बच्चा है।
वो बच्चा नहीं है, तो उसको तो बराबर सम्मान मिलना चाहिए। तो असेंबली में जब हम लाइन अप करते हैं बच्चों को, तो जनरली कहते हैं छोटे बच्चे आगे और बड़े बच्चे पीछे। तो मेरी पहली लैंग्वेज में चेंज ये आया कि मैंने ये बोलना शुरू किया कि छोटे शरीर वाले बच्चे आगे और बड़े शरीर वाले पीछे। आप छोटे नहीं हो, शरीर तो छोटा बड़ा है, और क्योंकि लाइन में खड़ा होना है तो एक क्रम इसलिए होता है ताकि पीछे वाले आगे देख सकें और आप छुप न जाएं, इसके लिए ऐसे खड़ा कर। तो एक तो ये चेंज आया विद्या में आने के बाद कि लैंग्वेज चेंज हुई, अप्रोच बदल गई है। तो काफी फर्क पड़ता है। और जो गुस्सा बच्चों, अब टीचिंग में भी आपको लगता है कि जैसे आप घर में थे, टीचर बनने के बाद भी जरा सी गलती हुई बच्चे की और हाथ लगा दिया। एक बच्चे को मैंने थप्पड़ मार दिया था, वो भाग गया था बैग छोड़ के, कई दिन तक नहीं आया, एक ही थप्पड़ में। और किसी किसी का होता है, स्वाभिमान बहुत हाई होता है, किसी को आप रोज मारो रोज आपके पास आएगा, किसी को आपने जोर से डांट दिया तो आपकी शक्ल नहीं देखेगा। तो ऐसे भी होते हैं। तो वो चीजें बदली हैं, वो चीजें बदली हैं। फिर मेरे पास कुछ बुक्स आती हैं, तो मैं जो कविताएं हैं, विद्या से जुड़ी हुई जो बुक्स हैं, मानव चेतना शिक्षा जो बुक है, तो मैं उसको भी क्लासरूम में इंट्रोड्यूस करता हूँ, पढ़ाता हूँ, और अलग अलग तरीके से। देखिए, विद्या ने मुझे ये ताकत दी। मैं 10th और 9th को पढ़ा कर गया था। आपको ये ठीक लगेगा कि 9th-10th को पढ़ाना इजी है, आसान है। जिनका काम आसान है उनकी सैलरी ज्यादा है, और प्राइमरी में पढ़ाना कंपैरेटिवली ज्यादा टफ है। यहाँ उनको संभालना भी है। 9th-10th तक आते आते बच्चे में पढ़ाई के लिए कोई अप्रोच आ जाती है, कोई उसका टारगेट सेट हो जाता है, तो वो खुद ही दौड़ पड़ता है। यहाँ तो उसको ये नहीं पता कि मुझे पढ़ना क्यों है, उसका बड़ा सवाल कि मुझे स्कूल क्यों भेजते हैं, है ना। और जिसको नहीं पता कि क्यों पढ़ना है और पढ़कर क्या होता है, पढ़ाई क्या चीज होती है, मेरा कोई उसका कोई अपना टारगेट नहीं है, कोई अप्रोच नहीं, उसको पढ़ाना है। तो अपने आप को उसके लायक बनाने में विद्या ने बहुत सपोर्ट किया। मैं उस लायक बन पाया कि मैं छोटे बच्चों को पढ़ा सकूं। बड़े को पढ़ाना कोई बड़ा काम नहीं। तो यूनिवर्सिटी लेवल पे तो कुछ नहीं होता, तो वहां तो बिल्कुल इजी काम हो जाता। मैंने देखा बैंगलोर यूनिवर्सिटी में मैंने 1.5 साल रेगुलर कॉलेज किया। हमारे लेक्चरर आते थे, इतना मोटा नोट्स लेकर आते थे, और उसे वो 50 मिनट्स में डिक्टेट करके चले जाते थे। कभी किसी ने कॉपी नहीं चेक की, किसी ने नहीं पूछा कि आपने लिखा है कि नहीं लिखा है। हाँ, आपकी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी खत्म। यहाँ तो उसकी पेंसिल गुम हो गई और चप्पल गुम हो गई तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। छुट्टी के टाइम डेली ये घटना घटती है ना, सर मेरी चप्पल नहीं मिली, और सर का काम है ढूंढ के। तो ये प्राइमरी एजुकेशन, मेरे कहने का मतलब कि ये टफ काम। तो आप सीनियर क्लासेस में पढ़ाने के बाद नीचे आते हो ना, तो सबसे बड़ा चैलेंज होता है कि कैसे एडजस्ट करें अपने आप को। ठीक है, और कुछ पूछना है? किसी के मन में और कुछ आ रहा है तो पूछ लो। नहीं, अच्छा लग रहा है आप लोग पूछ रहे हैं तो। हाँ हाँ, आपने बोला कि आपकी वहाँ प्रोसेस रहती है अपने बच्चों से बात नहीं करने की, यानी कि माथे पे सर पे हाथ भी हम नहीं रख सकते। तो क्या आपका जो बिहेवियर था वो आपकी जो रूटीन में चला रहा था उसकी वजह से था, या आप इंटरनल भी ऐसा फील करते थे कि नहीं ये ठीक होना चाहिए? क्योंकि विद्या से तो आप बाद में जुड़े, उसके पहले की आपकी स्थिति क्या थी? आपको नहीं करना था और ये प्रोसेस की वजह से करना पड़ता था, या आप खुद करके आपको उसमें सेटिस्फेक्शन मिलता था? नेचुरल जो हमारा लर्निंग प्रोसेस है, अगर उसको हम ध्यान दें तो हम जैसे बड़े होते हैं ना कहीं वो एक्सेप्टेंस आती रहती है कि ऐसा ही होता है।
और वो कंक्लूजन आने के बाद आप वैसे ही चलते हैं। तो उसमें फिर वो, क्योंकि नेचुरल सी बात है कि हम गलतियों से सीखते नहीं, और सही का मॉडल अवेलेबल नहीं था, है ना। तो फिर ये भी नहीं पता था कि गलतियां हैं। आश्चर्य तो ये है कि जो देखते आए और जैसा मिला वो सेटल हो गया दिमाग में, उसकी वजह से बहुत सारे कंक्लूजन्स आ गए, उन कंक्लूजन्स के साथ हम चल रहे हैं। और अनकॉन्शियसली अभी तो मैं, ये दर्शन का कमाल है कि मैं उस चीज़ों को बैक में जाकर देख पा रहा हूँ और रिवर्स मतलब रिकॉल करते हुए मैं उसको समीक्षा कर पा रहा हूँ। उस समय तो समीक्षा भी नहीं थी, वो अनकॉन्शियसली हो रहा है। पार्ट ऑफ बिहेवियर बोलते हैं ना, वो पार्ट ऑफ बिहेवियर हो गया उनका। आपने जैसा देखा वैसा सीखा, वैसा कर दिया। इसमें भैया आपके जो बच्चे हैं उनके साथ तो आपने जो देखा वैसा किया, तो क्या वो आपकी जो हार्डनेस थी उसको अब आपने जब स्कूल ज्वाइन किया तो वो बच्चों को भी झेलना पड़ा? हाँ, नेचुरल सी बात। अब मेरे अंदर कोई नेगेटिविटी है तो वो सिर्फ परिवार में ही नहीं रहेगी ना, मैं जहाँ जाऊँगा वो फैलेगी, क्लासरूम में भी रहेगी। तो नेचुरल सी बात है कि बच्चों को भी झेलना पड़े, स्टूडेंट एज ए स्टूडेंट्स। पर थोड़ा सा डिफरेंस ये रहता है कि अपने वाले को लेके हम ज़्यादा पॉसेसिव रहते हैं, तो वहाँ ज़्यादा रूड हो जाते हैं। जहाँ ज़्यादा पॉसेसिव वहाँ ज़्यादा रूड हो जाते हैं। स्टूडेंट्स को लेके ये रहता है पढ़े न पढ़े, अपने वाले को लेके क्या रहता है, इसको आना ही चाहिए, है ना। तो दोनों में ये डिफरेंस आता है थोड़ा सा। तो बाहर वाले कम झेलते हैं, घर वाले ज़्यादा झेलते हैं। बाहर आप बहुत अच्छे आदमी रहते हो, मैं थ्रू आउट अपने बताऊं विद्या मिलने से भी पहले मैं बाहर बहुत अच्छा आदमी, है ना। क्योंकि थोड़ी देर के लिए मिलते हैं, एक अलग अच्छी बातें होती हैं, लोगों को लगता है बहुत अच्छा आदमी है। घर वाले जानते हैं कि कैसा है, सबसे ज्यादा घर वाले झेलते हैं। तो ये दो तरह के हमारा जो ये ड्यूल पर्सनैलिटी वाला चलता है कि बाहर एक और अंदर एक। अच्छा, बाहर ये भी लगता है कि लोग मेरी बात सुनते हैं, घर में लगता है कि सुनते ही नहीं। तो ये चलता है। मेरे पिताजी बहुत अच्छे आदमी थे, अब नहीं है, 2004 में उनका निधन हो गया। तो उन जिस स्कूल में वो काम करते थे वहाँ लोग उनको मिस्टर कूल उपाधि दे रखी थी। इतने शांत, बहुत शांत आदमी थे, पर उनको गुस्सा आता ये हमें पता था, बाहर नहीं पता चलता, है ना। ऐसा मैंने बहुत सारे लोगों में बाद में धीरे धीरे ऑब्जर्व किया, जिनके मैं बहुत क्लोज रहा, मैंने देखा इनका बाहर का बिहेवियर अलग है, घर में बिल्कुल अलग है। तो धीरे धीरे इसके रीजंस जीवन विद्या में समीक्षा इतनी तो हो गई कि इसका क्या कारण है। तो जो आप कह रहे हैं एग्जैक्टली उतना नहीं झेलते थे जितना मेरे बच्चों ने झेला, उतना बाहर वाले नहीं झेल सकते, झेल ही नहीं पाएंगे, छोड़ के भाग गए। अब ये कहाँ भागेंगे, घर वाले कहाँ जाएंगे, इनकी तो मजबूरी है लौट के उसी घर में आना है, रोते पीटते। अभी आपको जीवन विद्या से जुड़े तो आप तो अपने में शांत रहेंगे जी, लेकिन आप जो एरिया में काम कर रहे हैं वो लोग तो जुड़े नहीं, उनका तो माइंडसेट अभी भी वैसा ही है। तो आप जब काम करने जाते हैं तो क्या क्या चैलेंजेस आपको फेस करने पड़ते हैं, उसमें आप क्या क्या इनिशिएटिव स्टेप लेते हैं, तो उसके बारे में कुछ। देखिए, बाहर काम करने का हमारा जो दायरा है वो जनरली अभी तो स्कूल के अंदर फिलहाल है, और स्कूल में अभी जहाँ मैं काम कर रहा हूँ यहाँ जो दोनों टीचर्स हैं उनकी मेरे प्रति एक एक्सेप्टेबिलिटी, ठीक ठाक मतलब एक्सेप्टेंस है, तो वो बढ़िया काम करते हैं, कोई दिक्कत नहीं आती, यहाँ नहीं आती। पेरेंट्स का थोड़ा सा हार्ड है, और पेरेंट्स को टाइम देने के लिए मैंने कई और प्रोग्राम सोचे। मैंने कहा संडे पेरेंट्स को 1-2 घंटे के लिए बुलाया जाए और बात किया जाए, लेकिन अभी वो नहीं हो पा रहा है, वो प्रोग्राम में है, प्लान में है। तो लेकिन आपका जो पहला वाला स्कूल था उसके बारे में आप कुछ बता सकते हैं कैसे, क्योंकि जब आप पहली बार गए तो मतलब बच्चे स्कूल आना शुरू हुए, हाँ, उसका थोड़ा बता सकते हैं। मेरा ये
मैं ट्रेनिंग के लिए, हमारे 6 मंथ्स की ट्रेनिंग होती है, जिसमें 3 महीने की ट्रेनिंग स्कूल में करनी होती है। तो जब मैं ट्रेनिंग के लिए स्कूल में गया तो मैंने देखा वह 4 या 5 बच्चे थे, स्टूडेंट्स ही नहीं थे। और क्यों नहीं थे इसका कारण भी है। मैं स्कूल गया, 4-5 बच्चे थे, उनको लेकर मैं प्रेयर वगैरह जो कुछ भी करा सकता था कराता रहा, और 1-1.5 घंटे बाद फिर बाकी स्टाफ आता है, तो बच्चे कहाँ हैं, वो भी समझ में आया। तो मैंने एक काम शुरू ये किया कि हमारे गांव में गंगा जी के किनारे छोटी सी बस्ती सी बनी हुई है, जिसमें वो परिवार रहते हैं जिनका अपना घर नहीं है, और वो घर बनाते भी नहीं, वो अलग ही स्टाइल है उनका रहने का। हाँ, हमारे यहाँ इनको डोम कहते हैं, जो शमशान घाट की रखवाली करने का काम करते हैं। बेसिकली वो कम्युनिटी वहाँ रहती है, और हमारे गांव में ये माना जाता है कि उन्होंने आपको टच कर दिया या आपने उनको टच कर दिया तो आपका नहाना कंपलसरी है। अगर आप नहीं नहाते तो बाकी लोग आपसे दूर हो जाएंगे, टच नहीं करेंगे। हाँ, ये अभी भी चलता है। हम कितनी भी बातें कर लें कास्ट खत्म करने की, कास्टिज्म खत्म करने की मानसिकता में ये अभी तक है, और इसको मैंने देखा। तो मैं एक काम करता था कि मैं सुबह नहाकर स्कूल जाने से पहले वहां चला जाता था, और सारे बच्चों को इकट्ठा करना, उनको नहलाना और लाइन बना के उनको स्कूल ले जाना। वो जब स्कूल जाने लगे तो देखते देखते गांव के और भी बच्चे स्कूल आने लगे, और विद इन 10 डेज जो 5 की संख्या थी वो 45 तक चली गई। तो एक अच्छी चीज ये रही गांव में जाने के बाद, ये जो एक काम मैंने किया ये हुआ। तो और मैंने अपने बच्चों को मोटिवेट किया, बच्चे मेरे बहुत अच्छे, तो उन्होंने भी ये जो डोम कम्युनिटी के बच्चे हैं इनको गंगा जी के किनारे बैठकर पढ़ाना शुरू किया। उनको लगा कि अच्छा काम है, और फिर मैंने गंगा जी के किनारे डेकोरेशन बहुत अच्छी बनी हुई थी, पत्थर वगैरह लगे हुए थे, बने हुए थे। तो फिर मेरी राइटिंग, क्योंकि पेंटिंग वेंटिंग करने का शौक है, ड्राइंग का शौक है मेरा अपना, तो मैंने सारे अल्फ़ाबेट्स हिंदी और इंग्लिश के वहाँ दीवारों पे लिख दिए, अपने आप बैठ के धीरे धीरे लिख दिया पूरा, ताकि ये बच्चे उसको डेली देखेंगे, क्योंकि वही दिन भर खेलते हैं, तो धीरे धीरे ये पढ़ना सीखेंगे और आगे बढ़ेंगे। तो एक ये काम मैंने गांव में अपने स्टार्ट किया था। और कुछ है? और कुछ? ठीक। और एक लास्ट सवाल मैं पूछ लेता हूँ आपसे सबकी तरफ से कि मतलब जैसे हम जिस माहौल में काम कर रहे हैं, खासतौर पर आप जिस गवर्नमेंट सिस्टम में काम कर रहे हैं, और उस गवर्नमेंट सिस्टम में मतलब 10 में से 9 टीचर 1.5 घंटा लेट आने को नॉर्मल मानते हैं, एकदम नॉर्मल, मतलब वो ठीक टीचर है कि वो 1.5 घंटे में भी आ गया, है ना, और 1-8 घंटा पहले जाना भी बहुत नॉर्मल मानते हैं, ठीक है। और फिर मिड डे मील जो योजना होती है, उस योजना उसमें भी बहुत सारी चीजें बहुत ऊपर नीचे होते ही रहते हैं। अब इस माहौल, और इसको बहुत नॉर्मल माना जाता है, मतलब इसी चर्चा भी नहीं होती कि मतलब ये कोई चर्चा करने लायक बात है कि मतलब मिड डे मील में जो खाना बनना था वो नहीं बन रहा है ना, अगर सरकार ने उसमें एक दिन दूध लिखा है तो वो भी नहीं आना है, ठीक है, वो सब है ना, वो सब कैसे इसको मतलब पैसे का इधर होता है। ऐसे माहौल में जब एक आदमी जाता है कि मैं ठीक 8 बजे स्कूल पहुंचूंगा, है ना, और मैंने तो उनको ये भी देखा है कि उन्होंने बच्चे बुला करके वहां नहलाए भी हैं, उनको तेल वेल भी लगा के बाल वाले बनाए। तो ऐसे में जो साथियों की तरफ से जो नेगेटिविटी आती है, आई होगी, भाई बेवकूफ है ना, तो ये इकलौता निकला है दुनिया बदलने, ये सब बातें होती है ना, या कुछ भी और भी बातें बोलेंगे, तेरे पे फालतू समय है, तो फौज से रिटायर है, ऐसी बहुत सारी बातें बोले ही होंगे, ठीक है। तो इस नेगेटिविटी जो ये अपने आस, भाई आपके ही साथ के टीचर है ना, वो आपको कि जो नेगेटिविटी हम तक पहुंचती है उससे अपने आप को कैसे रिकवर किया? अच्छा, मैं खुद भी नहीं जानता कि मैं इतना स्ट्रांग पहले से था कि मुझे बहुत सारी चीजों की परवाह नहीं होती थी। मुझे लगता था कि मैं सही हूँ तो मैं परवाह केयर नहीं करता था, मुझे लगता है ये काम ठीक है, फिर आप क्या बोलते हो उससे बहुत फर्क नहीं पड़ता था।
नहीं, तो बहुत सारे ये है कि बहुत से लोग सामने कुछ कहने की हिम्मत नहीं भी करते, और कोई कह भी देता है तो मुझे लगता है कि ठीक है, इसकी अपनी मानसिकता है, अपनी सोच है, पर मुझे लग रहा है कि ये काम तो करने लायक है, और कोई तो करे। जो नहीं कर रहे हैं वो नहीं कर रहे हैं, पर अगर वो कुछ कहते हैं तो इससे मैं छोड़ दूँ। तो कहीं मैंने पढ़ा था कि वो कई एग्जाम्पल्स वगैरह में भी आता है कि भाई अगर गलत लोग अपनी या बुरे लोग अपनी बुराइयां नहीं छोड़ें तो अच्छे आदमी को अपनी अच्छाई क्यों छोड़नी चाहिए। तो वो चीज़ कहीं ना कहीं बैठी हुई थी, इस वजह से भी मैं बहुत, कोई कुछ भी बोलता रहे, जैसे नहला दिया बच्चे को, तो उसको लेके अगर नेगेटिव कमेंट आते हैं, ठीक है कोई बात नहीं, अब मेरा क्या था भाई। मुझे लगता है कि सारा पार्ट ऑफ टीचिंग है। मैं ऐसे ही सोचता था कि नहलाना भी पार्ट ऑफ टीचिंग है। भाई इतना मतलब नहलाने की स्थिति क्यों आई? जब मैं देखता था इतना गंदा है, इतना गंदा है, तो फिर मैंने बैठ के उसको रगड़ रगड़ के साबुन घिस के और शैम्पू के 3-4 पाउच लगा के उसके बाल धोए, तब जाके वो बाल साफ हुए। आप कल्पना कर सकते हैं पेरेंट्स का क्या हाल होगा। और स्थिति वाकई बहुत खराब है, क्योंकि मैं एक बार एक बच्चे के घर गया था और ऐसे खोजते हुए, वो स्कूल नहीं आया था, मैं उसका घर ढूंढते हुए चला गया कि इसका घर कहाँ है, और उसकी माताजी को मैंने देखा तो एक बार मैं डर गया था। बाल एकदम बिखरे हुए, कपड़े अस्त व्यस्त, और उसी में वो अपना काम धाम कर रही है। तो जिनका खुद का ये हाल है तो फिर बच्चों को क्या टाइम दे पाते होंगे और क्या कर पाते। तो कहीं कहीं बहुत खराब स्थिति है। बस सारे ऐसे नहीं है, कुछ बच्चे तो इतने बढ़िया बाल और एकदम ठीक करके। तो ये हमने जो इनाम देने का, प्राइज देने का, प्रोत्साहन देने का काम शुरू किया, इन्हीं को देख के किया कि जो अच्छे तरीके से आ रहे हैं, कम से कम इनको मोटिवेट किया जाए और इनको देख के दूसरों को ये लगे कि हम भी अपने बच्चों को ऐसे ही तैयार करके भेजें, है ना? तो वो है। और जो बात मुझे ये समझ में आई कि जो भैया ने कहा कि ये नॉर्मल है, तो मैं 3 कैटेगरीज रखता हूँ। एक है आदर्श व्यवहार, एक नॉर्मल बिहेवियर और एक करप्ट बिहेवियर। अगर 3 कैटेगरी में मैं चीजों को रखता हूँ तो मैं देखता हूँ कि एक समय था जब आदर्श उसको मानते थे जो आप अपनी ड्यूटी के अलावा सोसाइटी के लिए एक्स्ट्रा कुछ करते हो, उसको आदर्श कहते थे। ठीक, आप अपनी ड्यूटीज करते हो ईमानदारी से, उसको नॉर्मल बिहेवियर। और अगर आपने अपनी ड्यूटी ठीक से नहीं करते हो तो उसको भ्रष्टाचार, भ्रष्ट बिहेवियर में रखते थे। अब थोड़ा सा इसमें चेंज आ गया है, हमारा देश भ्रष्टाचार मुक्त हो गया है। ये जो नॉर्मल बिहेवियर था, अब ये आदर्श बिहेवियर माना जा रहा है। तो जो भ्रष्ट था वो नॉर्मल में आ गया, तो भ्रष्ट कैटेगरी में कुछ बचा ही नहीं। हाँ, पर मैं ये पूछना चाह रहा था कि वो जो जब हम तक नेगेटिविटी आती है तो ठीक है, हमको माने जाए वैसा फर्क नहीं पड़ता। हाँ। पर अंदर वो विरोध भाव तो आता ही है थोड़ा बहुत, या अपने या कुछ अपने प्रति कोई नेगेटिविटी या उसके प्रति। जैसे आप वो एक कहानी मुझे उस दिन सुना रहे थे ना, कि जब वो पूरे दल बल के साथ ज्वाइन करने पहुंचा। हाँ, वो अच्छा, उस समय भी मैं बहुत परेशान नहीं हुआ। नेगेटिविटी तो थी, लेकिन उस समय विद्या की रोशनी आ गई थी। तो एक टीचर ज्वाइन करने आए और वो पूरे 3-4 लोगों को लेकर आए, और उनकी अप्रोच मुझसे ये थी कि ये नहीं आएंगे, आप देख लीजिएगा। और ये बताने से पहले उन्होंने अपने पद का परिचय दिया। एक पॉलिटिक्स में थे, तो विद्या की रोशनी में तर्क तो बन ही जाता है। तो मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा ये बताइए कि पॉलिटिक्स समाज के लिए है या समाज पॉलिटिक्स के लिए? तो उनको ये क्वेश्चन समझ में नहीं आया। उन्होंने बोला मैं समझा नहीं। मैंने कहा ये जो राजनीति है, ये समाज के शोषण के लिए है या समाज के पोषण के लिए? तो उनका जवाब आया कि पोषण के लिए। मैंने कहा जिसका आप सपोर्ट करने आए हैं, ऐसा करने से समाज का शोषण होगा या पोषण होगा?
बोले शोषण हो गया। तो मैं आपकी बात मानूं या नहीं मानूं? बोला ठीक है, जो करना है आप कीजिए। फाइनली यही बचा। तो है, पर ये बात अच्छी है कि जीवन विद्या का जो सबसे बड़ी उपलब्धि है कि अपने में इन सब चीजों से बहुत परेशान नहीं होते। ठीक है, मैंने उनकी एक एक दो दो महीने एब्सेंट रिपोर्ट दी, उनका कुछ नहीं बिगड़ा। हाँ? और बाद में एक्चुअली उनका भी अपना एटीट्यूड था, उनकी भी गलती नहीं थी। उन्होंने इंटर कॉलेज के लिए उनका सब कुछ क्लियर हो गया और फिर उन्होंने बेसिक में ज्वाइन किया, ये भी मिल गई थी। तो उनको लगता था कि अब इसमें क्या रखा है, जाना तो होता है। तो वो चले गए। बाद में मुझे पता चला कि वो उधर चले गए, इंटर कॉलेज में लेक्चरर हो गए। तो ये इस तरह की चीजें आती रहती है गवर्नमेंट जॉब में, इस तरह के प्रेशर्स आते रहते हैं कि आप देख लीजिए, आप कर लीजिए, ये नहीं आएंगे, आपको मैनेज करना है, कर लेते हैं। अब मुझे इतना पता है कि मैं उतना ही कर सकता हूँ जितना मैं कर सकता हूँ, है ना। उससे ज्यादा तो मैं कुछ कर ही नहीं सकता, उतना ही कर सकता हूँ जितना कर सकता हूँ, उससे ज्यादा क्या कर सकता हूँ, है ना। तो इस वजह से भी आराम में रहते हैं। बढ़िया, ठीक, फिर चलिए, बहुत धन्यवाद आपका। मोटिवेशन के लिए मेरे पास बैठे बैठे कुछ आया था जो मैं करता हूँ, थोड़ा सा मैं आपको बोर्ड पे करके दिखा देता हूँ। एक तो ऑरल एक तो वर्बल मोटिवेशन है जो तालियों से और गुड, शाबाश, ये सब तो हमारा रहता है, ये लैंग्वेज में रहना भी चाहिए, है ना। लेकिन जब आप कुछ बढ़िया सा बना देते हैं ना तो बहुत बढ़िया लगता है। देखिए ड्राइंग कितनी बढ़िया है, इसी के बगल में बना देता हूँ मैं भी, है ना। बेटा में कुछ तो कॉपी में ऐसी छोटी छोटी चीजें जाती हैं ना तो बच्चों को बड़ा अच्छा लगता है। थैंक यू, धन्यवाद, नमस्कार। आप सबका, आपने इस बच्चे को संभाला। निश्चित रूप से अलग अलग लोगों को काफी सारे